सेक्शन 56(2)(10) गिफ्ट के क्या प्रोविजन है? इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म कंपनी एप्लीकेबल टू ऑल असेसी। गिफ्ट के क्या रूल है? सबसे पहले तो गिफ्ट का मतलब विदाउट कंसीडरेशन आप किसी को कुछ दे देंगे, दैट इज द गिफ्ट। बिना कंसीडरेशन के आप किसी को कोई चीज प्रोवाइड करते हो। गिफ्ट की अलग अलग कैटेगरी है। जैसे एक कैटेगरी तो गिफ्ट की क्या है कि आप कैश, बैंक बैलेंस, डिमांड ड्राफ्ट, चेक के थ्रू अमाउंट ट्रांसफर करते हो, अमाउंट ट्रांसफर विदाउट कंसीडरेशन। तो ये गिफ्ट है एक तो कि किसी को आप चेक, कैश या ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हो। दूसरा गिफ्ट है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप किसी को क्या ट्रांसफर कर रहे हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी लैंड या लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों घर। ये इसके भी दो कैटेगरी हैं। विदाउट कंसीडरेशन दे रहे हैं, एक तो ये कैटेगरी है। दूसरा इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में दे रहे हैं, एक कैटेगरी ये है। विदाउट कंसीडरेशन दे रहे हैं तो आप देख लो, फ्री में दे रहे हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 से ज्यादा तो नहीं है। अगर 50 से ज्यादा है तो गिफ्ट क्या है? माफ नहीं होगा। अब ये मार्केट वैल्यू जो है आपको देखना है सारे नॉन रिलेटिव से जो मिली। अब इसका मीनिंग किससे ले लिया जाएगा? स्टैंप वैल्यू से। स्टैंप, तो आप स्टैंप ही लिख लो चाहिए इधर, स्टैंप वैल्यू एसडीवी। आपको प्रॉपर्टी 50,000 से साल में ज्यादा मिली तो वो टैक्सेबल। सस्ती मिली, जो कंसेशन है, कंसेशन एक्सीडिंग 50,000 एंड एसडीवी इज ग्रेटर देन 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन। मैं इसे अभी पढ़ूंगा। एक्चुअल कंसीडरेशन, बोथ द कंडीशंस एंड है, बोथ द कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड। दो कैटेगरी होगी, एक तो फ्री में प्रॉपर्टी मिलना और एक सस्ती मिलना। ये हो गया, सारी एक ही कैटेगरी है। थोड़ा चेक आ गए, थोड़े ड्राफ्ट आ गए, थोड़ा ऑनलाइन आ गया पैसा। फिर थर्ड कैटेगरी है इसमें, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है? इसमें आते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, ज्वेलरी, पेंटिंग एटसेट्रा, बस एंटीक्स वगैरह। और कुछ नहीं आता। गाड़ी, लैपटॉप, कपड़े, शूज, ये चीजें नहीं आती इसमें। शेयर, डिवेंचर, ज्वेलरी, पेंटिंग, कार, बाइक, कुछ नहीं, सिर्फ ये चीजें आती मूवेबल में। इसमें भी दो रूल हैं, विदाउट कंसीडरेशन ट्रांसफर कर दिया, और दूसरा है इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में ट्रांसफर किया, फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। तो एक तरह से इनकी मूवेबल की दो कैटेगरी होगी, फ्री मिलना और सस्ता मिलना। इमूवेबल की भी दो कैटेगरी होगी, फ्री मिलना और सस्ता मिलना। चेक, कैश या ड्राफ्ट आया आपके पास, ऑनलाइन पैसे आए, एक कैटेगरी इसकी होगी। ये सारों की टोटल 5 कैटेगरी होगी। कैटेगरी 1 जैसे बात करूं, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, 5। ये पांचों कैटेगरी अलग अलग हैं। ये पांचों कैटेगरी बताती हैं कि अलग अलग सोचना है। गिफ्ट माफ होने के लिए अलग अलग रूल है, 1 2 3 4 5। और रूल क्या है? अग्रीगेट एक कैटेगरी में गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए 50 अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। ऑल 5 कैटेगरी में इंडिविजुअली 50,000 देखना है अलग अलग। 50 से ऊपर हो गया 1 रुपया भी तो होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल ऑफ दैट कैटेगरी। उस कैटेगरी का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। मान लो आपको चेक, कैश वगैरह मिले कैटेगरी 1 के 20,000, ठीक है, प्रॉपर्टी मिल गई 40,000 स्टैंप ड्यूटी वाली, तो दोनों मिला के 60 नहीं करने। चेक, कैश, ड्राफ्ट 50,000 तक के मिले, साल में एक आदमी को माफ, एक आदमी, एक फर्म, एक एचयूएफ, एक कंपनी को माफ, क्योंकि ये रूल सब पे लगता है, किसी को भी गिफ्ट आए। या प्रॉपर्टी मिली 50 से ज्यादा वाली स्टैंप ड्यूटी वाली फ्री में तो टैक्सेबल वरना माफ।
सस्ती मिली, कंसेशन कितनी होनी चाहिए, 50,000 से ज्यादा भी हो, एंड स्टैम्प ड्यूटी मस्ट बी एक्सीडेड 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन। दोनों कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, तब जाके जो कंसेशन है वो अमाउंट क्या होएगा, टैक्सेबल। क्योंकि अगर कंसेशन 50 से ज्यादा नहीं हुआ, चाहे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% से ज्यादा है, तब भी बच जाओगे आप। या फिर क्या 105 को एक्सीड नहीं किया, 50 से ज्यादा है, तब भी बच जाओगे। दोनों चीजें होनी चाहिए, 50,000 से ज्यादा भी हो एंड 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से ज्यादा हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी का रूल पेज नंबर 18 पे देख सकते हो। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में प्रॉपर्टी दी, सेकंड पॉइंट का पार्ट बी, कि अगर डिफरेंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक्चुअल कंसीडरेशन बाय बायर एक्सीड करता है 50,000 भी एंड 5% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन उससे ज्यादा हो, यानी 105% से भी ज्यादा हो, तो लगेगा ये रूल, वरना नहीं। आपको याद होगा कई बार अग्रीमेंट हुआ, ऐसा सीधी बात है, इसे गिफ्ट धक्के से मान लेना पड़ेगा। अगर मेरे दोस्त ने मुझे 10 लाख वाली प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वाली 8 लाख में दे दी, देखना ये वाला रूल, माय फ्रेंड ट्रांसफर मी लैंड एंड बिल्डिंग एट ₹8 लाख हैविंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख। मेरे दोस्त ने मुझे 10 लाख रुपए वाली प्रॉपर्टी कितने में दे दी, 8 लाख रुपए में। ठीक, तो अब आप देखो कंसेशन कितना है। जो कंसेशन है, कंसेशन अमाउंट, तो मुझे 10 लाख स्टैम्प ड्यूटी वाली वैल्यू से मुझे कितने में दे दी, ट्रांसफर एट, मुझे ट्रांसफर कर दी वो 8 लाख में। कंसेशन कितने रुपए का है, कंसेशन 2 लाख रुपए का है। एंड चेक करो, ये एक्सीड कर गया, 50,000 रुपए साल से एक्सीड कर गया ना ये। एंड चेक करो, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से जाता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन किसका, 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन। जो एक्चुअल कंसीडरेशन है वो कितना है, वो है 8 लाख। 8 लाख का 105% करेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो कि 10 लाख है वो एक्सीड करगी। 8 लाख का 5% और जोड़ लो तो कितना बनता है, 840। ये उससे ज्यादा है ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। हाँ, 5% तक की कंसेशन हो मान लिया, छोड़ दो, माफ, क्योंकि ये तो आप कह रहे हो सुना है, बिल्कुल सुना है। ये आपने 43CA में भी सुना था और 50C में भी सुना था, पर वो किसके एंगल से सुना था, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 43C में इफ यू आर ट्रेडर ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग, तो बिजनेस के चैप्टर में। अगर आप इन्वेस्टर हो, प्रॉपर्टी डीलर नहीं, तो 50C सेक्शन लगता था कैपिटल गेन में। पर वो दोनों किसके पॉइंट ऑफ व्यू से थे, सेलर। कि अगर बेचने वाले ने, या बेचने वाले की बात करूं, 10 लाख स्टैम्प ड्यूटी वाली वैल्यू वाली 8 में बेच दी, तो सेक्शन 43CA भी और 50C भी कहता था कि तूने एक्चुअल कंसीडरेशन का 5% जोड़ लो। क्या इससे ज्यादा है, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, तो हम तेरे लिए सेल प्राइस क्या मानेंगे, 10 लाख मानेंगे। यानी उसको कहते थे कि तू कैपिटल गेन या बिजनेस की इनकम 43CA में या कैपिटल गेन 50C के अकॉर्डिंग सोचे तो तेरे लिए सेल प्राइस क्या मानेंगे, 10 लाख। पहले तो उस पे टैक्स लगा दिया 10 के अकॉर्डिंग। अब बार को आके तंग कर रहे हैं, बार को कह रहे हैं तुझे तेरे दोस्त ने 10 वाली प्रॉपर्टी 8 में दे दी, 8 का 5% जोड़ ले, 840 तक दे देता, 830, 820 इतनी कंसेशन होती तो कोई तेरे पे अदर सोर्सेज में टैक्स ना लगता। लेकिन तेरे पे तो दोनों कंडीशन पूरी होगी। एक तो वैल्यू 50 से ज्यादा है, ये देखो 2 लाख रुपए कंसेशन है, 50 से ज्यादा है। एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से ज्यादा है। ये रूल क्या सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं। हैंस तेरे को जो कंसेशन मिली 2 लाख, वो क्या हो जाएगी, कंसेशन ऑफ ₹2 लाख इज टैक्सेबल फॉर बार ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के बार पे अंडर अदर सोर्सेज में 2 लाख पे क्या लग जाएगा, टैक्स। 840 से ऊपर है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो आप ऐसा ना करना 160 ले लो ना,
पूरे के पूरे 2 लाख पे टैक्स लगेगा। क्या कंसेशन 50 से ज्यादा है? और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से ज्यादा है। बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, हैंस बाढ़ को कहो तुझे गिफ्ट मिला है, तुझे 2 लाख सस्ती मिली है, ये गिफ्ट है, 50 से ज्यादा भी है और 105% एक्चुअल कंसीडरेशन से स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए तेरे लिए ये 2 लाख कंसेशन टैक्सेबल है। किस चैप्टर में? अदर सोर्सेज, क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी हैं। समझ आया? मान लो अगर ये कंसेशन, मान लो ये दी होती 960 की, 960 960, तो ये कंसेशन क्या, कंसेशन कितनी होती है? 40,000। कंसेशन जो होती रुपीस कितने की होती? 40, विच इज लेस देन 50,000, 50,000 से कम है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी कंडीशन पूरी नहीं होती। स्टैंप ड्यूटी 10 और इसका करो, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 960 का 105% कर लो, 960 का 105%, 10,08,000। क्या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इससे ज्यादा है? नहीं है। दोनों कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो अदर सोर्सेज में क्या जाएगा बाहर के लिए? नथिंग, नो अदर सोर्सेज। इस केस में नो अदर सोर्सेज, कोई अदर सोर्सेज की इनकम नहीं आएगी। मान लो मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं कह दूं कि यहां पे वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या है उसकी? 10.5 लाख है। तो देखो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मैंने चेंज कर दी, 10.5 लाख है, तो 5% से ज्यादा है? ज्यादा है। 5% एक्चुअल कंसीडरेशन का 5% जोड़ दिया, 10,08,000 से भी 10,50 ज्यादा है, 10.5 लाख है, तो उसका इफेक्ट यहां भी आ जाएगा। फिर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी। 10.5 लाख करने से यहां भी क्या आ जाना है? यहां पे भी कंसेशन जो है कितने का बन जाएगा? 90,000, जो कि 50 से ज्यादा हो गया। 50 से भी ज्यादा होना चाहिए, 105% से भी ज्यादा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। तो भैया तेरे लिए अदर सोर्सेज की इनकम कितनी टैक्सेबल आ जाएगी? टैक्सेबल अदर सोर्सेज तुझे कितने में मिलगी? 960 में 1050 वाली। तो तुझे ये जो 90,000 रुपये मिले, ये तेरे लिए क्या है? टैक्सेबल, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, हो रही हैं। कंसेशन 50 से ज्यादा और जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन उससे ज्यादा। इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन यू आर लायबल टू पे ऑन द अमाउंट ऑफ कंसेशन अंडर अदर सोर्सेज। तो बार को कह दो तुझे ये जो गिफ्ट मिला है सस्ते वाला, ये क्या होएगा? टैक्सेबल होएगा। क्लियर? याद रखना है। तो एक और एग्जांपल ले लेता हूं कंसेशनल प्रॉपर्टी का। मान लो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1,04,000 रुपए है, ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय ए टू बी, ए ने बी को प्रॉपर्टी 1,00,000 रुपए की ट्रांसफर की, ठीक है। चलो ये मैं ना थोड़ा चेंज और करता हूं, मैं ना 50,000 से ज्यादा करता हूं। लोग 20 लाख में ट्रांसफर की और ये रेट है इसका 20,70,000। लो, ए ने बी को दी वेदर कंसेशन ऑफ रुपी कितना? 70,000। 20-70 वाली 20 में दी ए ने बी को, कंसेशन कितने का मिल गया? 70,000 रुपए का। वेदर कंसेशन ऑफ रुपीज 70,000 रिसीव बाय बी इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। क्या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है? तो चेक करो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। 4B बात करो, क्या दोनों कंडीशन पूरी है? क्या कंसेशन जो है वो 50,000 से ज्यादा है? बिल्कुल है, यस, टिक कर दो, चेक कर दो इसे, ठीक है। क्योंकि 20-70 वाली कितने में मिल रही है आपको? 20 लाख। कंसेशन जो है वो एक्सीडिंग रुपीज 50,000 है, यस, फर्स्ट कंडीशन होगी। अब चेक करो क्या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन 20 लाख रुपए के 105% से ज्यादा है? तो पता लगता है नहीं, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 20-70 है, जो कि ज्यादा नहीं है।
क्या इसका 105% 21 लाख बनता है? तो उससे ज्यादा नहीं है। एक कंडीशन पूरी हुई, 50 से ज्यादा कंसेशन है, लेकिन दूसरी भी पूरी होनी चाहिए कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मस्ट बी एक्सीडेड 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन। नहीं कर रही एक्सीड तो दूसरी कंडीशन रहेगी। तो नथिंग इज टैक्सेबल, नथिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बी के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं है इस केस में, क्योंकि बोथ द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। तो कभी ऐसा भी हो सकता है 105 से ज्यादा है लेकिन 50,000 नहीं। सुनो, मैं कहता हूं ए ने बी को प्रॉपर्टी 50 स्टैंप ड्यूटी वाली 40 में दे दी, 50,000 स्टैंप ड्यूटी वाली 40,000 में दे दी, 10,000 की कंसेशन तो 40 में दे दी। 40 का 105% करोगे तो 44 बनता है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 है तो 105% से तो ज्यादा है, पर कंसेशन देखो 40 और 50 का 10,000 है, जो कि 50,000 से ज्यादा नहीं है। वो कंडीशन नहीं हुई, 105 वाली होगी तो क्या? तो नथिंग विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, बायर के हाथों में, अदर सोर्सेज में कुछ भी नहीं जाएगा। और याद रखना, इसमें सेलर के लिए क्या माना जाएगा? सेलर ए के लिए सेक्शन, सेलर इन्वेस्टर है मान लो, अंडर सेक्शन 50C4A, ए के लिए सेल कंसीडरेशन कितना मान के चलोगे? 20 लाख, क्योंकि 50C कहता है क्या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसीडरेशन के 105% से ज्यादा है? चेक करो, 20 लाख का 105% 21 लाख बनता है, तो ये तो कम है, 20-70 है। तो इसके लिए जो सेल प्राइस है एक्चुअल वाला ही लिया जाएगा, 20 लाख ही। यही अगर ये सेलर इन्वेस्टर हो की बजाय क्या होता? प्रॉपर्टी डीलर, तो फिर मैं इसके लिए सेल प्राइस तब भी क्या लेता? 20 लेता। अगर ये प्रूव कर दें, वही 43CA में पढ़ा, सर अग्रीमेंट पहले हुआ था, उस वक्त स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम थी, तो ठीक है मान लेंगे, उस दिन का कंपेयर कर लेंगे कि अग्रीमेंट के वक्त कितने में भाव तय हुआ और उस वक्त की स्टैंप वैल्यू कितनी थी। कि अगर अग्रीमेंट के वक्त स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से ज्यादा नहीं है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। एक्चुअल कंसीडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सेल कंसीडरेशन, बट यू हैव टू प्रूव दैट कि अग्रीमेंट हुआ था। उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, जिस दिन आप कह रहे हो अग्रीमेंट हुआ किसी लीगल पेपर पे, उससे पहले या उसी दिन क्या है आपको अकाउंट पे ही, चेक से, अकाउंट पे ही, ड्राफ्ट से, या फिर ऑनलाइन आरटीजीएस नेफ्ट के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आया हो सेलर के बाहर से, उस डेट से पहले, अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले, तो अग्रीमेंट वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को माइंड में रख लेंगे कि अग्रीमेंट वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डजंट एक्सीड 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन। तो हम क्या है, ये सेक्शन 50C और 43CA में भी बख्श देंगे और जो बाहर को प्रॉपर्टी सस्ती मिली उसे भी बख्श देंगे। लेकिन यू हैव टू प्रूव दैट अग्रीमेंट हुआ था। प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस दिन का अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट या उससे पहले अग्रीमेंट के पहले आया हो बाहर से सेलर के अकाउंट में, तो मान लिया जाएगा। तो देखते हैं कुछ लोगों की इसमें अगर क्वेरी है, ओके, तो आप जो भी डाउट है आप साथ साथ पोस्ट करते रहे। तो ये समझ आया। और यहां पे कुछ लोगों को डाउट भी हो रहा है कि सर अगर प्रॉपर्टी बेची 10.5 स्टैंप वाली 960 में, तो बार को तो आपने इसलिए पकड़ लिया कि कंसेशन कितनी है? 90,000 विच एक्सीड ₹50। दूसरा, इस 960 का 105% बनता है 10,08,000 और प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू 10.5 लाख, जो कि 105% से भी ज्यादा है। दूसरी कंडीशन भी पूरी, इसलिए बार को कहो कि ये जो कंसेशन है तेरे लिए 90,000 रुपए की, ये सारी की सारी तेरे लिए क्या है? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। कंसेशन इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। ये बात उधर सेलर को भी पकड़ रहे हैं। सेलर को कह रहे हैं तूने कितने में बेची? वो कह रहा है 960। क्या ना, अगर तू इन्वेस्टर है तो इसका 105% 960 का कर, वो बनता है 10,08,000 और तू दे रहा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है उसकी? 10.5। तो कहने का मतलब तू बड़ा सस्ता दे रहा है। तेरे लिए हम क्या मानेंगे? SDV को ही क्या मानेंगे? सेल प्राइस। तो सेलर पे भी टैक्स 960 सेल प्राइस ना मान के 10.5 को सेल प्राइस मान के लगा दिया, सेलर पे भी टैक्स लगा दिया और उधर से क्या किया इन्होंने? बार को भी अदर सोर्सेज में लपेट लिया। और आप सही सोच रहे हो
कि भाई इनके तो दोनों को नुकसान हो गया, बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसलिए आगे से बेचते वक्त, किसी को देते वक्त याद रखना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पहले पता कर लेना, वरना बायर भी लपेटा जाएगा और सेलर भी। बायर के लिए अदर सोर्सेज, तो सेलर को सस्ते बेचने से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से क्या फायदा हुआ। तो बड़े झगड़े चल रहे हैं। लोग क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से सर एक्चुअल में रेट उस एरिया में कम है। पर याद रखना, इनकम टैक्स एक्ट में फेयर मार्केट वैल्यू जानने का अभी तक कोई रूल इसमें नहीं है। जैसे अपने हुड्डा में हुआ, पहले बड़े डिस्प्यूट हुए कुछ टाइम पहले, अब तो रेट बढ़ गए। साल डेढ़ साल पहले बात करें, हुड्डा में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 13,000। मान लो 100 गज का प्लॉट है, 13 लाख रुपए सरकारी रेट, बिकड़े थे 10-10 लाख के, वहां रेट डाउन था। अब अगर मान लो मैंने प्लॉट बेचा 13 वाला राम को, 13 वाला 10 में, रेट ही ये था, तो मुझे तो इनकम टैक्स पकड़ेगा कि सुमित तेरे लिए सेल कितने की मानेंगे, 13 लाख। तो तू लेस कॉस्ट करके 13 लाख सेल मान के गेन निकाल। और उधर से राम को पकड़ लेते हैं कि सुमित से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 13 वाला तूने कितने का खरीदा, 10, आ फिर 10 लाख का 105% कर ले, 10.5 लाख बनता है। और कंसेशन 13 और 10 लाख की 3 लाख बनती है। बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, राम इज द बार। तू उसे पकड़ के 3 लाख रुपए उसकी अदर सोर्सेज मांग लेते थे, दोनों लपेटे गए। मेरे लिए सेल 13 लाख, 10 में बेची स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 13 वाली, तो मेरे लिए सेल प्राइस 13 लाख के अकॉर्डिंग गेन निकाल लेंगे, कैपिटल गेन। और बार को फिर पकड़ लिया 3 लाख रुपए, उसके लिए अदर सोर्सेज, तो दोनों लपेटे गए। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है कभी कभी। तो वहां पे बड़े झगड़े, लोग क्या करते हैं, कोई एफिडेविट पे लिखवा लेते, हुड्डा से पता करवा लेते कि एरिया में रेट कम चल रहा है। क्या मतलब, जब सेक्शन में फेयर मार्केट वैल्यू पता करने की कोई स्टोरी नहीं है, सेक्शन तो सीधा कहता है भैया कितने में बेची वो बताओ और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बताओ, बस। तो जब डिस्प्यूट हुए तो हुड्डा की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, क्योंकि मिल रहा है मान लो 200 गज का है, सरकारी रेट 26 लाख होता था, मिल रहा था 20, तो 6 लाख रुपए आपको सस्ता मिल रहा है सरकार के अकॉर्डिंग। अदर सोर्सेज में जोड़ के तो टैक्स ही बड़ा बन जाएगा। और उधर से सेलर को कह रहे हैं तेरे लिए सेल प्राइस 26 लाख मानेंगे, तो हुड्डा में प्रॉपर्टी और बिकनी बंद होगी। ये इनकम टैक्स का चक्कर पड़ गया। मेरे पास बड़े फोन आते थे, भाई मैं हम प्रूव कर दें कि रेट ही कम चल रहा है। प्रूव करने से कुछ नहीं, सेक्शन में तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही देखी जाती है। लोगों ने अपोज किया कि ये गलत है, तो सेंटर उधर गवर्नमेंट ने हुड्डा सेक्टर में रेट घटा दिया। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 13,000 से घट के 10,500 के आसपास कर दी, 11,000, 10,511 के। थोड़ा ये फर्क जो है कम हो गया। उल्टा व्हाइट मनी जा रही है, दर तेरा जानी है 26 लाख, 200 गज का है, और मिल रहा है 20 लाख। बड़ी दिक्कत है, इतना व्हाइट मनी कहां से लाए, जो मिल ही 20 का रहा है। ठीक है, तो 26 लाख रुपए दिखाना पड़ रहा है, तो दिक्कत होती थी। चलो, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो गिफ्ट मान लिया जाएगा। तो ये सेक्शन है 56 to 10। 56 to 10 में 56 to 10 इसमें 5 कैटेगरी बनाई गई हैं। एक तो चेक, ड्राफ्ट या बैंक में पैसे आए, टोटल सब मिला के 50,000 तक आए साल में एक आदमी को तो माफ, उससे ज्यादा आए तो टैक्सेबल। इसलिए मुझे मेरे 3 दोस्त 17,000 रुपए के चेक दे रहे थे। या ये कहो एक ने दिए 50, एक ने दिए 15, एक ने दिए 15, दूसरे ने 15, तीसरा 21,000 लेके आ रहा है। मैंने तीसरे को कहा यार तू ही रख ले यार, मुझे नहीं चाहिए। तेरे 1,000 के चक्कर में कहता अच्छा लगता है 21। मैंने कहा नहीं नहीं अच्छा नहीं, 20 ही दे दे, क्योंकि तूने 21 दिया तो 51 हो जाएगा। मुझे पहले भी 30 आए हैं, 51 हो गया तो एक पे नहीं पूरे 51 को इनकम में जोड़ा जाएगा। इसलिए ध्यान से गिफ्ट लेना। मेरा दोस्त है 15, 3 ने दे दिए, चौथा 25,000 रुपये लेके आ रहा है। मैंने कहा नहीं लेता, क्योंकि 45 ले चुका हूं पहले, चेक, ड्राफ्ट, कैश सारे इकट्ठे कर लो 45। तू 25 देगा तो क्या होगा, दिक्कत होगी, इनकम में जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 70, टैक्स लग जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जाने थोड़ी दूंगा, मैं उससे 25,000 रुपये दे रहा है तो मैं उसे कहूंगा भाई मेरे को 5 दे दे या छोड़ 5 भी ना दे, ये 25 तू ऐसा कर मेरे घर में किसी को दे दे, चेक वाइफ को, बच्चों को, मदर को, ब्रदर को, ऐसे दे दे। उससे क्या होगा, उससे क्या उनको भी 50,000 रुपये तक के गिफ्ट माफ है, किसी से मर्जी आए।
पढ़ूंगा मैं आगे। रिलेटिव से आए तो जितने मर्जी माफ हैं, जो रिलेटिव नहीं, दोस्त हैं, दूर के रिश्तेदार जो रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं हैं 56 to 10 में, उनसे सबसे मिला के एक आदमी को अग्रीगेट 50 तक के आ सकते हैं साल में। 50 से ऊपर के गिफ्ट आए साल में तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अग्रीगेट अमाउंट टोटल टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज में। तो मैं इस तीसरे वाले से गिफ्ट चेक नहीं लूंगा। तो चेक ड्राफ्ट मिला 50,000 अलग है। प्रॉपर्टी सस्ती मिली, मान लो मेरे दोस्त ने 10 लाख स्टैंप ड्यूटी वाली वैल्यू वाली प्रॉपर्टी मुझे 8-7 में दी, 9 तो ये पॉइंट है। एक होता है फ्री में दी, मुझे उसने एक राजस्थान में 1 एकड़ लैंड दे दी, 1 एकड़ लैंड गिफ्टेड बाय फ्रेंड, रिश्तेदार नहीं है, फ्रेंड है, और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45,000 है। किसी और ने मुझे कोई प्रॉपर्टी फ्री नहीं दी, एक ही दोस्त ने दी, तो ठीक है। फ्री वाला इमोल प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी 50 से कम हो तो ये अदर सोर्सेज में क्या है, अदर सोर्सेज में एग्जम्प्ट है। ये हो गया, ठीक है। एक दोस्त ने, एक और अनदर फ्रेंड, एक और फ्रेंड है, अनदर फ्रेंड, ट्रांसफर प्रॉपर्टी हैविंग स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2 लाख एट ट्रांसफर एट, उसने मुझे 160 में दे दी। कितनी कंसेशन है, कंसेशन कितनी है, 40,000। वो तो देखो ही ना कि भाई 160 का 105% करोगे तो 168 बन जाएगा। 168 से 2 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, ये कंडीशन तो पूरी होगी 105 वाली। लेकिन कंसेशन का अमाउंट तो 50 से ज्यादा नहीं है, कंसेशन का अमाउंट 40 है, तो ये कैटेगरी से आप बच गए। और दोनों मिलाने नहीं कि ये 45 और ये 40 दोनों मिला के 50 देख लो, नहीं, फ्री मिलना अलग कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी 2, और सस्ता मिलना अलग कैटेगरी है, कैटेगरी 3। इसलिए 45 और 40 मिला के 85 नहीं करना, और कैश चेक ड्राफ्ट आए वो अलग कैटेगरी है। मान लो इसी तरह से 45 स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाली फ्री मिल गई और ये सस्ती मिली 2 लाख स्टैंप ड्यूटी वाली 160 में। फर्स्ट 30,000 के मेरे दोस्तों ने चेक दिए थे, गिफ्ट दिए थे, वो अलग 50 माफ है, ये अलग 50 माफ है, ये अलग 50 माफ है। क्लब करके नहीं सोचना, पांचों कैटेगरी अलग अलग हैं। हाँ, एक और दोस्त दे रहा है मुझे फ्री में 20,000 वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी नहीं लूंगा, क्योंकि 45 साल में मिल चुके हैं, 20 वाली और मिलेगी तो क्या हो जाएगा 65। तो मैं उसे कह रहा हूं, कहते यार नहीं लेगा यार, गिफ्ट तेरे बर्थडे पे दे रहा हूं, तो मैं कहूंगा ऐसा कर भाई इस कैटेगरी में दे दे, क्योंकि इसमें अलग अलग 50,000 रुपये माफ है। भी मुझे तू क्या दे दे, ज्वेलरी दे दे 40-45 वाली, या डिवेंचर शेयर दे दे, पेंटिंग दे दे, तो ठीक है, तो वो अलग माफ। यानी ये पांचों कैटेगरी अलग हैं। अगर मेरे किसी फ्रेंड ने फेयर मार्केट वैल्यू 70 वाले शेयर ट्रांसफर विदाउट कंसीडरेशन, मुझे मेरे दोस्त ने 70 वाले शेयर फ्री में दे दिए, फिर मार्केट वैल्यू 70 वाले, तो अदर सोर्सेज में कितना चला जाएगा 70, क्योंकि कंसीडरेशन 50,000 से ज्यादा है। इफ उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 से ज्यादा है तो टैक्सेबल, और इसमें इफ फेयर मार्केट वैल्यू माइनस ट्रांसफर प्राइस ओवर 50,000 है, यानी कंसेशन का अमाउंट कह लो ना, सीधी सी बात है, कंसेशन 50 से ज्यादा है, जो कंसेशन है वो ओवर 50,000 है, तो ये भी टैक्सेबल होगी। सुनो, राम है मेरा एक दोस्त, राम ने शेयर दे दिए मुझे, शेयर ट्रांसफर टू मी विदाउट कंसीडरेशन। मेरे दोस्त ने फ्री में शेयर दे दिए जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 40,000 है। बस साल में यही दोस्त अच्छा था जो फ्री में शेयर दे गया। एक और दोस्त है श्याम, उसने शेयर्स ट्रांसफर किए हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख, 2 लाख वाले शेयर मुझे ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर एट 1,65,000। कितना कंसेशन है, शेयर पे कंसेशन जो है वो 35,000 रुपए का है।
और ये फ्री मिले 40 वाले, तो ये भी एग्जम्प्ट क्योंकि इसकी कैटेगरी 4th है, माफ है 50 से कम है, और ये भी एग्जम्प्ट क्योंकि इसकी कैटेगरी 5th है और ये 50 से कम है। दोनों जोड़ के 40 और 35 75 नहीं करना, दोनों जोड़ के 75 आपने नहीं करना। आपका टोटल 35 और 40 अलग रहेगा। ये 4th और 5th अलग कैटेगरी है, यानी 5 कैटेगरी है, इकट्ठा नहीं करना। हाँ, एक कैटेगरी में बार बार आने इकट्ठे करना है। जैसे ये कैटेगरी एक है, एक दोस्त कैश दे रहा है, एक चेक दे रहा है, एक ड्राफ्ट दे रहा है, एक ऑनलाइन दे रहा है, सब दोस्तों से इकट्ठे कर लो इस कैटेगरी में। सब दोस्तों का एग्रीगेट 50 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल। सब दोस्तों से आए 70 के 70 पे टैक्स। हाँ, फ्री प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जो दोस्त सारी जोड़ लो, सबकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जोड़ लो, 50 से ज्यादा है तो टैक्स। सस्ती दे रहे हैं, राम सस्ती दे रहे हैं, अनिल सस्ती दे रहा है, कृष्ण सस्ती, तो वो जो कंसेशन है वो 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से ज्यादा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हो और कंसेशन 50 से ज्यादा, तो वो टैक्स लगेगा, वरना नहीं। तो मान के चलो ये गिफ्ट तो शायद बार बार, प्रॉपर्टी कौन देता है आज के टाइम में? प्रॉपर्टी क्या इतनी इजी, कितनी प्रॉपर्टी देगा सस्ती? मान लो कोई 10 गज में तो कुछ बनेगा ही नहीं, क्या दुकान बनाएगा? कोई 15-20 गज की भी देगा तो करोड़ों लाखों में प्रॉपर्टी है, कौन देता है आज के टाइम में गिफ्ट विफ्ट? तो अगर सस्ती भी बेची तो भी दिक्कत है, इनकम टैक्स कहता है। हाँ, ये चीज हो सकती है, कोई शेयर डिवेंचर या अक्सर ज्वेलरी किसी को गिफ्ट दी जाती है, फ्री दी, 50,000 मार्केट वैल्यू से ज्यादा, भाव मार्केट में पता लग जाएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग। नहीं तो बताया था इसके लिए जो वैल्यूअर डेजिग्नेटेड है उनसे वैल्यूएशन लगानी पड़ती है। चलो, ज्वेलरी का रेट शेयर मार्केट में मिल जाएगा, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स का मिल जाएगा, तो ऐसी बात है। जिनका नहीं मिलता लिस्टेड कंपनी के शेयर का तो वो वैल्यू लगवानी पड़ेगी वैल्यूअर से, जो अप्रूव्ड वैल्यूअर है। सस्ते दिए तो 50 से ज्यादा कंसेशन है, ज्वेलरी, पेंटिंग, ये सब। इसमें अलग अलग कैटेगरी नहीं है, ये सारी एक कैटेगरी है। मान लो मेरे एक दोस्त ने 35,000 वाले शेयर फ्री में दे दिए और एक दोस्त ने 25 वाली ज्वेलरी फ्री दे दी, तो फ्री वाली कैटेगरी जो है ना, विदाउट कंसीडरेशन वाली, उसमें शेयर, डिबेंचर, पेंटिंग, ज्वेलरी इकट्ठा है, ये सारी चीजें इकट्ठी है। तो एक ने शेयर दे दी 35 फेयर मार्केट वैल्यू वाले फ्री में, एक ने 25 फेयर मार्केट वाली ज्वेलरी दे दी, मिला के क्या हो गया 60, क्योंकि वो 50 से ज्यादा है तो ये 60 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। पांचों कैटेगरी क्लब नहीं करनी, पांचों कैटेगरी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। 50 से कम अमाउंट है तो माफ कर दिया जाएगा। बोलो, इसमें कोई भी डाउट है किसी को भी? तो कुछ लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर अगर वो सेल करेगा तो फ्यूचर में क्या होगा? अगर प्रॉपर्टी को सेल करेगा तो प्रॉपर्टी गिफ्ट टैक्स में आगी के नहीं, जैसे यहां तो नहीं आई, तो तुमने खरीदी कितने में, 160, तो तुम्हारे लिए कॉस्ट क्या आएगी, 160। लेकिन एक पहले केस कर रहा था कि भैया वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 11 लाख थी, जबकि वो ट्रांसफर कितने में की थी, 10 लाख। 10 लाख का 5% 10.5 बनता है, पर वो क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 11 है और कंसेशन भी लाख रुपए 50,000 से ज्यादा है, तो भैया ट्रांसफर करने वाले के लिए भी सेल प्राइस 11 है और बाय करने वाले के लिए लाख रुपए कंसेशन टैक्सेबल है अदर सोर्सेज। तो नो डाउट 10 आपने दिए थे, लाख रुपए आपके अदर सोर्सेज में जोड़ दिए, तो कल को आपकी कॉस्ट कितनी लेके चली जाएगी, 11 लाख, क्योंकि 1 लाख तो आपके अदर सोर्सेज में जोड़ के टैक्स लगा दिया है, तो कल को आपकी कॉस्ट क्या होगी, 11 लाख। लेकिन इस केस में जब टैक्स ही नहीं लगा, 2 लाख वाले 160 में मिले, तो 160 का 5% से ज्यादा, यस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, पर टोटल कंसेशन 50,000 से ज्यादा नहीं है, इसलिए अदर सोर्सिंग में नथिंग विल बी एडेड इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। जिसको ये लैंड एंड बिल्डिंग मिली उसके लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं। तो फिर टैक्सेबल नहीं तो तूने 160 में खरीदी, तेरे लिए क्या है, फ्यूचर में सेल करने पे कॉस्ट क्या होगी, 160 ही होगी तेरे लिए फ्यूचर में। तो किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि कल को वो बेचेगा तो उसकी कॉस्ट क्या ली जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, तो उसकी कॉस्ट डिपेंड करता है, इफ नथिंग इज टैक्सेबल तो तूने जितने की खरीदी वही कॉस्ट। अगर अदर सोर्सेज में जुड़ गया कंसेशन का अमाउंट गिफ्ट मानते हुए तो तेरी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। फिर अगर कॉस्ट पुरानी ले ली, जितनी एक्चुअल में खरीदी उतनी, फिर तो बंदा बर्बाद हो जाएगा, बार बार टैक्स देगा, कल को कैपिटल गेन ज्यादा आ जाएगा। ये चीज है गिफ्ट का प्रोविजन। 5 तरह के गिफ्ट ये अलग अलग हैं, पांचों को क्लब नहीं करना।
देखो इसमें कोई डाउट है तो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम, ये क्लब नहीं होगा। याद रखना, अगर पेपर में दे दे कि भाई लो, पेपर में हमें दे देता है कि कार मिली गिफ्ट में, माफ, कहां है कार? यहां पे तो मूवेबल प्रॉपर्टी में तो सिर्फ क्या है, पेंटिंग, ज्वेलरी, शेयर, डिवेंचर, बस। इमूवेबल में तो जमीन जायदाद, प्लॉट मिल जाए या बना बनाया घर वगैरह, और उसमें चेक ड्राफ्ट इस तरह है, चेक ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, वो सब है। तो ये 5 कैटेगरी अलग अलग है, 50 हर एक कैटेगरी में इंडिविजुअली चेक करना है, 50 से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल होगा। क्लियर? तो ये चीजें माइंड में रखो, एक तो कि किस तरह से ये टैक्सेबल होता है, अलग अलग कैटेगरी। जो इसमें नहीं आई वो माफ। मेरे को बड़े फोन आते हैं इसके रिगार्डिंग। एक बंदे ने मेरे को फोन करके पूछा, सर खेत में फसल उगी पड़ी है और उस बंदे ने फसल ही गिफ्ट कर दी किसी को, ले भैया मेरे खेत की कणक काट के ले जा। सर इज दैट टैक्सेबल? क्या कहते हैं आप? नो, नो, इट इज नॉट टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि ये इसमें किसी कैटेगरी में कवर ही नहीं होती। क्रॉप कवर होती है कहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या कवर है? सिर्फ इसमें कवर है शेयर, डिवेंचर, ज्वेलरी, पेंटिंग। ये इमूवेबल में जमीन जायदाद, पेड़ पौधे लगे लगाए हैं तो नेचुरल है जमीन ही महंगी होगी, तो वो इस कैटेगरी में पेड़ लगे हुए, आम का पेड़, और वो जमीन की वैल्यू के अंदर ही एडिशन होते हैं, तो जमीन महंगी बिकती है उससे। तो लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें जमीन जायदाद, घर आ गया, और मूवेबल में ये किसी ने किसी को कार गिफ्ट कर दी, कोई टैक्स नहीं, बाइक गिफ्ट कर दी, कोई टैक्स नहीं, घर के बर्तन गिफ्ट कर दिए, क्रॉकरी सेट गिफ्ट कर दिया, कोई टैक्स नहीं। आप भी दोस्तों को कई बार गिफ्ट विफ्ट दे देते हैं किसी ओकेजन पे किसी फ्रेंड को, वैसे ट्रेंड नहीं है, पार्टी लेने का ट्रेंड है। बर्थडे पार्टी दे भैया, गिफ्ट विफ्ट तो बच्चे देते हैं, अब बड़े सीनियर में माइनर में चलता है भाई, ठीक है पार्टी दे तो बदले में गिफ्ट ला। चलो, अगर मान लो वो शर्ट वगैरह गिफ्ट दी है या कोई शूज गिफ्ट दिए हैं या किसी को टूर पैकेज गिफ्ट दिया है कि तू घूमने का प्रोग्राम तो बना, तेरा पैकेज मैं बुक करवाऊंगा, तो वो सारे गिफ्ट यहां कवर नहीं है। वो क्या है? एग्जाम। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि इस चीज का बेनिफिट उठाओ कि इसमें कवर नहीं है। बेनिफिट कैसे उठाओ? जैसे दोस्त को हेल्प करने के लिए 5 लाख रुपए गिफ्ट देना चाहते हो, उसने लेना और आप देना चाहते हो, चलो 5 लाख, पर दिक्कत यह है कि आप फ्रेंड हो, रिलेटिव होते तो माफ, वो लिस्ट में पढ़ूंगा। 5 लाख का गिफ्ट वो दोस्त लेगा तो वो फंस जाएगा, क्योंकि 5 लाख क्योंकि 50,000 से ज्यादा है, तो 5 के 5 इनकम में जुड़ के टैक्स लग जाएगा, तो इसलिए दिक्कत है। गिफ्ट ले कैसे? प्रॉब्लम है। तो आप उसको कहो जी तूने करना क्या है 5 लाख का? कहते कार लेनी है। क्या? ठहर फिर अभी कर देता हूं इंतजाम, टेंशन क्यों लेता है? पहले राम ने कार अपने नाम खरीद ली, रजिस्टर्ड करवा ली, आरसी वारसी सब कार खरीद ली अपने नाम, चलाई नहीं, बस ले ली, रजिस्ट्री आरसी करवा ली, सब कुछ खर्चा दे दिया। फिर उसके बाद वो कार किसको ट्रांसफर कर दी? एफिडेविट लिख के अपने दोस्त को फ्री में गिफ्ट कर दो, तो उससे क्या होगा? वो कार इस कैटेगरी में है नहीं, माफ हो जाएगी। दोस्त की हेल्प भी होगी, 5 लाख 7 लाख कितने वाली मर्जी कार ले दो, तो उसकी इनकम में भी नहीं जुड़ेगा। एक्चुअल में रूल इसलिए बनाया, पुराने टाइम में गिफ्ट पे कोई रोक नहीं, कोई मर्जी गिफ्ट दे दो, माफ था। लोग कैश भी दे देते थे लाखों रुपए अनजान लोगों को, व्हाइट मनी बनाने के लिए इधर से उधर, टैक्स नहीं था। फिर सरकार ने देखा भी ये गिफ्ट का ड्रामा ज्यादा चल रहा है, रिश्तेदार एक दूसरे को देखा है नहीं गिफ्ट दे रहे हैं लोग, तो इसलिए सरकार ने स्ट्रिक्ट रूल बनाया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा तो बढ़िया, ऐसे ब्लैक मनी को एडजस्ट करने के लिए दोस्त को गिफ्ट ले लो दे लो, तो कार ले लो दे लो, कोई बर्तन ले लो दे लो, मतलब फर्नीचर ले लो, एसी ले लो, जरूरी है? अब कार बाइक कुछ भी ले लो, फ्रिज ले लो, लेकिन ये चीजें ना लेना, पेंटिंग, ज्वेलरी, शेयर, एडवेंचर। लेकिन आप सोचो, ये तो जेन्युइन केस है गिफ्ट का, तो ही है, क्योंकि अगर आप ब्लैक मनी किसी को देना चाहते हो, वो गिफ्ट के तौर पे भी, चलो उसको पैसे की जरूरत, तो आप कार दोगे तो कार का रेट टूट जाता है। एक स्टूडेंट कहता है सर बढ़िया है, आप अपने दोस्त को क्या दे दो? आप अपने दोस्त को कार दे दो, वो कार बेच के पैसे ले लेगा, अब उसके पास क्या आ जाएगा?
वो पैसा यूज करने के लिए आ जाएगा। पर देखो रेट कितना टूट जाएगा। कार पहले राम के नाम, वो श्याम के नाम रजिस्टर्ड हुई, श्याम बेचेगा तो वो सेकंड हैंड हो जाएगी, मतलब एक सेकंड डीलर हो जाएगा। तो उस वजह से रेट ही इतना टूट जाएगा, पता लगे इतना तो टैक्स नहीं बचा 5 लाख रुपए पे, जितना रेट टूट गया गाड़ी का। इसलिए अब जेन्युइन केस में ही कारें बाइक दी जाती हैं, क्योंकि वो आगे बिकती नहीं है कि 5 वाली वो आगे 5 में बेच के कैश ले लेगा। दोस्त से सीधा कैश ना लेके घुमा फिरा के कैश ले लेगा, पॉसिबल नहीं है। रेट बहुत रिड्यूस डाउन हो जाते हैं। कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप इसमें पोस्ट करो मैसेज चैट हेड में, कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट है आपको। तो 5 कैटेगरी है, सेक्शन याद रखना 56 to 10। कैश, चेक, ड्राफ्ट कुछ इस तरह से आता है विदाउट कंसीडरेशन। तो 50 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, अग्रीगेट अमाउंट देखना है इनका आपने अग्रीगेट अमाउंट। अगर 50,000 साल से ज्यादा है तो टैक्सेबल, 50 से कम है तो टैक्सेबल नहीं। यहां पे कंसेशन क्या है, यहां पे कंसेशन ओवर 50,000 है तो टैक्सेबल, वरना नहीं। फ्री मिला 50 से ज्यादा मार्केट वैल्यू वाले शेयर तो टैक्सेबल है, वरना नहीं। तो ये 5 कैटेगरी अपनी अलग अलग गिफ्ट की यहां पे देखी। पेज नंबर 18 पे गिफ्ट इन कैश देखो, एप्लीकेबल टू ऑल असेसी, कोई भी हो कंपनी जिसको मिल रहा है, वो कंपनी हो, एचएफ हो, इंडिविजुअल हो, तो ये रूल लगेगा। तो क्या कहता है, 50 से ज्यादा फ्रॉम ऑल पर्सन्स नॉन रिलेटिव, तो पूरी तरह से टैक्सेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में आई तो 50 स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाली आई तो टैक्सेबल, 50 से ज्यादा वाली फ्री नहीं सस्ती आई तो 2 रूल देखने हैं, 50 से ज्यादा कंसेशन हो एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मस्ट एक्सीड 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन, तो टैक्स लगेगा। तो इसमें क्वेश्चन भी है बी पॉइंट में, फॉर एग्जांपल करके दे रखा है, पढ़ लो, इसी से रिलेटेड दे रखा है कंसेशन वाला। के सोल्ड लैंड टू हिज फ्रेंड, ऐसा है बेचने वाला प्रॉपर्टी डीलर है तो 43 CA लगेगा, और बेचने वाला बार को सस्ती बेचने वाला अगर इन्वेस्टर है, उसके पास प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं, तो उस पर 50C लगेगा। रूल सेम है, तेरे लिए सेल प्राइस क्या माना जाए। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड द 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन तो सेल प्राइस क्या होगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, चाहे 43C हो चाहे 50C हो। लेकिन अगर अग्रीमेंट का कोई इशू है, आप कहते हैं जी गलत बात, जब बेचने का अग्रीमेंट हुआ तब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम थी, मान लेंगे चलो, अगर उस वक्त स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अग्रीमेंट के वक्त डजंट एक्सीड द 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन, तो चल ऐश कर, एक्चुअल कंसीडरेशन ही तेरे लिए सेल प्राइस मान लेंगे। बट आपको प्रूव करना है अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले अकाउंट पे ही चेक से, ड्राफ्ट से, नेफ्ट से, RTGS से, किसी भी मोड से पैसा कैसे आया हो आपके अकाउंट में, अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले कुछ पैसा एज अ एडवांस आया हो तो मानेंगे हाँ अग्रीमेंट हुआ था, वरना हम नहीं मानेंगे अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले आए। तो काफी सारे एग्जांपल हमने पढ़े थे। ओके, एक लजत यहां क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2 लैंड का कोई केस एक्सप्लेन करना। तो इसमें क्या है, 2 लैंड क्या, मान लो राम है मेरा एक दोस्त श्याम है, ये सुमित, राम मुझे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 40 वाली लैंड फ्री दे रहा है, लो 40 वाली लैंड, और श्याम मुझे दे रहा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 वाली लैंड फ्री में। तो टोटल कितना हो गया, ये 70,000, टोटल 70 हो गया, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टोटल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 70,000 है, क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा है। तो इन द हैंड्स ऑफ सुमित, इन द हैंड्स ऑफ सुमित, अदर सोर्सेज में कितना चला जाएगा, 70,000 चला जाएगा। ये तो हो गया फ्री में। इनएडिक्वेट में देखोगे, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में आप क्लब कर लो, हालांकि इसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आनी है इनएडिक्वेट में कोई है नहीं, ना नोट्स में ना ICI की बुक में। देखो अगर हर चीज इतनी डिटेल में इनकम टैक्स बनाएगा, हर चीज को, हर केस को, तो फिर इनकम टैक्स एक्ट इतना बड़ा हो जाएगा। उन्होंने प्लेन रूल दे दिया, सिचुएशन के हिसाब से आप उसे एडजस्ट करो, अगर कुछ गलत हुआ तो फिर वो क्या है,
ऑफिसर क्या है चैलेंज करेगा, फिर डिस्प्यूट होगा, कोर्ट में जाएगा। तो मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते हैं कि एक प्रॉपर्टी के अंदर एक कंडीशन पूरी हो रही है, दूसरे में दूसरी हो रही है, कैसे करोगे। तो इसमें आप अपनी जजमेंट लगाओ, बेस्ट जजमेंट आप क्या कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें क्या करना चाहिए, टोटल करना चाहिए, क्योंकि टोटल 50 देखना है, इंडिविजुअल नहीं। तो आपको टोटल ही देखना चाहिए एज्यूम बेस पे कि भाई दोनों का टोटल 50,000 से ज्यादा है तो टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो आपको टोटल में 50 देखना चाहिए, यानी ये नहीं कि एक में 20,000 रुपए का कंसेशन है, एक में 40 का कंसेशन है, तो दोनों मिला के तो 60 हुआ ना। इंडिविजुअली 50-50 देखेंगे, कंडीशन लगाएंगे, फिर तो बहुत फायदा हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहां पे क्या है, जितने भी लोगों की अग्रीमेंट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देख लो। एक दोस्त ने दी इतनी स्टैंप वैल्यू, दूसरे दोस्त ने दी इतनी वाली, 12 लाख है अग्रीगेट स्टैंप वैल्यू। दोनों ने कितने में दी, अग्रीगेट सेल कंसीडरेशन, दोनों ने मुझे 10 लाख में दी। तो इसका देखो कंसेशन क्या है, टोटल अग्रीगेट कंसेशन देखो, अग्रीगेट कंसेशन जो है वो 2 लाख रुपए का है, ठीक। एंड जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है अग्रीगेट स्टैंप वैल्यू 105% ऑफ अग्रीगेट परचेज प्राइस। आप अग्रीगेट में देखो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 12 लाख है, जो कि अग्रीगेट सेल परचेज कंसीडरेशन के 10.5 लाख बनता है, उससे ज्यादा है। देखो 12 लाख जो है एक्सेस ऑफ 10.5 लाख, कंसेशन 2 लाख है एक तो, और ये 5% से ज्यादा है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो ये कंसेशन अदर सोर्सेज में 2 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूं, क्योंकि अगर ये कई सारे हो गए, कोई 15,000 कंसेशन, कोई 5,000 कंसेशन, कोई 8,000 कंसेशन, इंडिविजुअली इसमें भी अलग अलग देखता रहूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट हो जाना है। तो इसमें कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में केस नहीं है। क्योंकि प्रॉपर्टी में कहां 50,000 से कम का डिफरेंस, प्रॉपर्टी की वैल्यू ही बड़ी हो गई आजकल, कौन गिफ्ट देता है। उन्हीं चीज जो प्रैक्टिकल पॉइंट है ना, उन पे ही केस मिलेंगे आपको कोर्ट के, वरना केसेस भी नहीं मिलेंगे। अब नॉन रेजिडेंट की जो सिचुएशन है उसके केस ही नहीं मिलते, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया, कोई डिस्प्यूट हुआ, कोर्ट में गया, क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हुआ, फिर तो बात क्लियर हो। जब उनके केस ही नहीं है, कोर्ट में जाता नहीं है, तो अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं, सही लग गया तो लग गया। वैसा कई बार हो जाता है, इस पे क्लियर गाइडलाइन नहीं। पर मेरा ओपिनियन है, अलग अलग बेनिफिट 50,000 देते रहे कईयों में तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। किसी में 105% नहीं होना, किसी में 50 नहीं होना, फिर दूसरे में इंडिविजुअली 50-50 कंपेयर करना ठीक नहीं है, बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो सबका बार के लिए सब अग्रीगेट्स, एसडीवी अग्रीगेट्स परचेज प्राइस कंपेयर कर लो। सेलर तो अलग अलग हैं, वो तो अपना सोचेंगे, उसमें तो सेलर ने तो 50,000 का रूल देखना ही नहीं, सेलर के तो 43C और 50C लगना है। उसने तो सिर्फ क्या देखना है, एक ही रूल कि अगर एक्चुअल सेल कंसीडरेशन से 105, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन का 105% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को एक्सीड नहीं करता, यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज एक्सीडिंग 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज अ सेल प्राइस। उसके लिए तो अलग अलग ही सोचना है, रेसिपिएंट के लिए सोच रहे हैं अदर सोर्सेज में, तो अग्रीगेट करके सोचो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये ओपिनियन ज्यादा जस्टिफाइबल है, वरना तो अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा बहुत ज्यादा। चलो, कोई और डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप क्वेरी कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी, मैं यहां से क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, वैसे एग्जांपल ले लिया है। सेकंड पार्ट पेज नंबर 18 का बी, कंसेशन वाला इमूवेबल प्रॉपर्टी का पढ़ो। के ने सोल्ड कर दी अपने दोस्त फ्रेंड पी को 50 लाख स्टैम्प ड्यूटी वाली वैल्यू वाली ₹4 लाख, जिसकी स्टैम्प वैल्यू 70 है। देन 20 लाख विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पी। ये पूछ रहा है, देखो मैं यहां एग्जांपल लेता हूं। के सोल्ड टू हिज फ्रेंड, के किसको बेच रहा है, के बेच रहा है अपने फ्रेंड पी को, क्या, लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर फॉर 50 लाख। इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 70 लाख। तो कंसेशन कितनी है, ये कंसेशन 20 लाख रुपए की है,
कंसेशन 20 लाख है। तो अब आप देखो क्या जो एक्चुअल सेल प्राइस है इसका 105% करें तो वो 52.5 लाख बनता है, और जबकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है, देखो 70 लाख रुपए है, और ये कंसेशन भी 50,000 से ज्यादा है। बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इस वजह से फॉर पी के लिए अदर सोर्सेज में कितना आ जाएगा, 20 लाख रुपए, क्योंकि कंसेशन 50 से ज्यादा है और 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से एसडीवी ज्यादा है। दोनों कंडीशन पूरी हैं। एज जो कंसेशन है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, एंड सेल जो परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस का 105% कर लो तो इसकी एसडीवी उससे भी ज़्यादा है। तो 50 लाख का 105% करते हैं तो 52.5 लाख बनता है। तो आप 52.5 लाख, और जबकि इसकी एसडीवी कितनी है, 70 लाख, ज़्यादा है ना ये, तो इसलिए दोनों कंडीशन पूरी हुई। तो कंसेशन 20 लाख पी के लिए टैक्सेबल। 4 के सेल कंसीडरेशन क्या लेंगे, अंडर सेक्शन 43 है या 50C, देखना पड़ेगा बंदे का बिजनेस किस चीज का है उसके अकॉर्डिंग। इसके लिए सेल प्राइस 70, इसके लिए तो क्या देखना है, एस, इसके लिए तो 50,000 का रूल ही नहीं, इसके लिए तो आपने सिर्फ क्या देखना है कि क्या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कर रही है, 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन 50 लाख कर रही है। तो भैया हम तो एसडीवी ही तेरे लिए क्या मानेंगे, सेल कंसीडरेशन। एसडीवी तेरा कैपिटल गेन या बिजनेस की इनकम 70 लाख रुपए सेल प्राइस मानते हुए आएगा। तो इसके लिए अपने को 50,000 का नहीं देखना, वो अदर सोर्सेज के रेसिपिएंट के लिए सोचना है। ओके ठीक, चलो कोई और डाउट इसके रिगार्डिंग? तो ये टॉपिक अग्रीमेंट वाला वही है, 50C में भी था, 40CA में भी था, वही यहां है कि आप कह रहे हो जी गिफ्ट ना मानो सर, ये तो 3 महीने बाद रजिस्ट्री हुई है, 3 महीने पहले अग्रीमेंट हुआ था बेचने का, तब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम थी सर, जब ये रजिस्ट्रेशन हुआ तब बढ़ गई। तो मान लेंगे अग्रीमेंट वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को बेस ले लेंगे, पर ला सबूत अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले क्या आया हो तुझे, अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट या नेफ्ट या आरटीजीएस या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट आई हो, वरना हम रजिस्ट्रेशन की डेट की एसडीवी ही लेके चलेंगे। तो प्रूव कर दे अगर ऐसा है तो अग्रीमेंट, नहीं तो फिर क्या है, रजिस्ट्रेशन की डेट की एसडीवी ही देखेंगे, क्या 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से ज़्यादा है एंड कंसेशन 50 से ज़्यादा है। तो भैया बार के लिए ये क्या है, अदर सोर्सेज में गिफ्ट, 56-10 में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। चलो तो ये अग्रीमेंट वाली कहानी बता रहा है, ये अपन ने पढ़ी। ओके, अगर वो कह रहा है डिस्प्यूट है तो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया जा सकता है। हाँ, एक वैल्यूएशन ऑफिसर को बुलाते थे। मान लो यही क्वेश्चन ले लो, आप कह रहे हो जी 50 लाख रुपए का बेचा है और बाहर ने खरीदा है, और सेलर कह रहा है जी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो वैसे ही ज्यादा है सर 70 लाख, गलत है ये, वैल्यू तो क्या है वैसे ही ज्यादा है सर, 50 में बेचा है। तो आप वैल्यूएशन ऑफिसर को बुला रहे हैं, वो आके बता रहा है कि आपने जो बेचा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 62 ही ले लो, तो बस फिर 62 ले लो, 62 और 50 के डिफरेंस से कैपिटल गेन आ जाएगा। और बार के लिए भी क्या है, गेन थोड़ा कम हो जाएगा, 20 की जगह 12 लाख। लेकिन अगर वो वैल्यूएशन ऑफिसर आके 70 से भी ज्यादा बोल दे, क्या 70 भी गलत है, 75 होनी चाहिए, यानी और मरवाना है वो तो अपने को भी और ज्यादा कह रहा है, गेन 25 लाख रुपए ज्यादा आएगा और बार के लिए गिफ्ट भी 25 लाख आएगा, नहीं, वो 70 से ज्यादा कह ही नहीं सकता, फंस जाएगा। भैया क्यों कह रहा है, जब डिस्प्यूट इस चीज का है कि भी 70 लाख रुपए फेयर रेट नहीं है इसका वैल्यू लेना, इसका भाव भी बाजार में कम है, तू उससे भी ऊपर निकल गया, तो पॉसिबल नहीं है। कम कर दे तो कम कर दिया जाएगा। यह बात सेक्शन 50C कैपिटल गेन में पड़ी थी। ओके, ये सब पढ़ा आपने। टीडीएस का एक सेक्शन आता है, यहां नहीं मैं डिटेल में जाने वाला। आजकल रूल आ गया है कि ब्रीफ में अगर 194IA रूल आ गया है कि अगर एक आदमी 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदता है और दूसरे को पेमेंट देता है तो 1% टीडीएस काटे। 194IA, राम शाम को कोई प्रॉपर्टी घर हाउस ट्रांसफर कर रहा है टू शाम को घर ट्रांसफर कर रहा है फॉर ₹60 लाख, 60 लाख।
तो ये जो पेमेंट देगा ना, पेमेंट देगा 60 लाख रुपए, उसमें से टीडीएस काट ले 1%। 60 लाख का 1% कितना? 60,000। नेट पेमेंट कितनी दे दे? नेट पेमेंट दे दे 59,40,000। 1% परचेज प्राइस का टीडीएस काटे, कब? वो भी अगर 50 लाख से, इफ प्राइस एक्सीडिंग 50 लाख है तो। अगर कंसीडरेशन 50 लाख से ज्यादा है तो 1% टीडीएस अमाउंट इज टू बी डिडक्टेड बाय बार फ्रॉम द सेलर्स पेमेंट। तो सेलर का टीडीएस काट के उसके नाम से जमा करवा दे। 1% रेट है 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो। ये इसलिए बनाया ताकि ये प्रॉपर्टी में अगर टीडीएस कट जाए 50 से ऊपर, टीडीएस कटते ही ये बार शाम राम के नाम जमा करवाएगा, इनकम टैक्स की नॉलेज में वहीं से आ जाएगा जब टीडीएस जमा हुआ कैसे करके किसी ने प्रॉपर्टी की पेमेंट दी है। तो पता करो बेची किसने है, उससे पता करो कि कैपिटल गेन का क्या किया उसने, और इसके पास पहुंचो। इनकम टैक्स कहता है शाम के पास 60 लाख कहां से आए, ठीक है, वो सारा लिंक मिल जाता है उनको। सबसे बड़ी बात ये क्लियर, लिंक बनाने के लिए ऐसा रूल है। चलो, तो ये बता रहा है। बाकी 194 IA टीडीएस के चैप्टर के लिए छोड़ दो, वहां देखेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी में ज्वेलरी, शेयर, पेंटिंग की बात कर रहा है, वो मैंने आपको बता दी। फेयर मार्केट वैल्यू 50 से ज्यादा सस्ती है, फ्री दे दी तो टैक्सेबल, कंसेशन दे दी 50 से ज्यादा तो टैक्सेबल। पेज नंबर 19 पे आओ। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के भी दोनों कैटेगरी अलग अलग है, एडिक्वेट की भी। नीचे एक नोट बना है 1 पेज नंबर 19 पे कि पांचों कैटेगरी के गिफ्ट अलग अलग 50,000 देखने हैं, मर्ज करके नहीं, मतलब अग्रीगेट करके नहीं देखने ये चीज। और जो चीजें इसमें कवर नहीं हुई वो माफ। कार दे दी, बाइक दे दी, बर्तन दे दिए, कपड़े दे दिए, शूज दे दिए, क्योंकि वो इस कैटेगरी में कवर नहीं तो माफ। फसल दे दी माफ, एसी दे दिया माफ, ओके। और 43C ये कब लगता है? 50C नीचे बता रहा है। और ये बता रहा है देखो, कार दे दी गिफ्ट, लैपटॉप दे दिया, फर्नीचर, कोई बोट दे दी, यॉट दे दी, कोई सिल्वर के बर्तन दे दिए, कोई ज्वेलरी में नहीं आते ना। अपन ने पढ़ा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, याद है? सेक्शन 214 कैपिटल असेट, उसके एक्सेप्शन थे। पर्सनल इफेक्ट की चीजों पे कैपिटल गेन नहीं आता, लेकिन ज्वेलरी एक्सेप्शन थी, वो कैपिटल असेट है। लेकिन सिल्वर के बर्तन कैपिटल असेट नहीं थे, तो वो ज्वेलरी की कैटेगरी में नहीं आते सिल्वर के बर्तन। तो जब ज्वेलरी की कैटेगरी में नहीं आते तो यहां से बच गए आप, तो वो माफ है, कितने मर्जी सस्ते दे दो। गोल्ड के बर्तन होंगे तो वो टैक्सेबल होंगे अगर कंसेशन 50 से ज्यादा है तो। इलेक्ट्रॉनिक कोई आपको क्या दे दिया, लैपटॉप दे दिया, कोई म्यूजिक सिस्टम दे दिया, कोई इस तरह से, तो वो भी क्या है, पूरी तरह से माफ, इस कैटेगरी में कवर नहीं है, ओके। बाकी इसमें कोई शेयर रिसीव बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ as a consequence of demerger or amalgamation of company shall not attract the provision 56 to 10। वो तो अपन ने पढ़ लिया कि अमलगामेशन हो गया दो कंपनी का, तो जो कंपनी अब बंद होगी उसके शेयर के बदले में नई कंपनी के शेयर आए आपको, तो वो कैपिटल गेन के चैप्टर में भी कोई टैक्स नहीं था। और यहां पे आपको 10 लाख के शेयर खरीदे थे, बदले में 13-14 वाले आ गए, तो यहां भी कोई गिफ्ट की तरह वाला रूल नहीं है। यानी ना तो कैपिटल गेन है पुराने शेयर बेचने का, ना ही क्या नए शेयर 10 लाख के पुराने शेयरों के बदले में नए 14 वाले आ गए, ना ये कंसेशन पे टैक्स। तो अमलगामेशन में शेयर आते हैं तो इस कैटेगरी में कवर नहीं होते, वो तो पुराने शेयरों के बदले में आते हैं। उसको विदाउट कंसीडरेशन कहना ठीक नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि वो तो पुराने शेयर थे कंपनीज के, उसके बदले में आए। तो ये 5 कैटेगरी हो गई, बड़े ध्यान से इसको क्या है करना है आपने। और फिर देखो इसमें टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट को एक टेबल बना के भी बताया, मैं करवा चुका हूं। नेक्स्ट पेज पे फिर एग्जांपल ले रहा है कि भाई मान लो 2 मूवेबल प्रॉपर्टी, एक ने दोस्त ने ज्वेलरी दे दी 20 की, एक ने 40 वाले फेयर मार्केट वाले शेयर दे दिए। ये दोनों एक ही कैटेगरी में थे, पेंटिंग, शेयर, डिबेंचर, ज्वेलरी। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं पर एक ही कैटेगरी में कवर हैं। एक ने 20 वाले दे दिए, एक ने 40 वाले, टोटल क्या हो गए 60। क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा है तो इसलिए ये टैक्सेबल होगा। लेकिन अब बात करो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, पूरी तरह से माफ है, पूरी तरह से, नो लिमिट, नो लिमिट, टोटली एग्जम्प्टेड, टोटली एग्जम्प्टेड। रिलेटिव कौन होते हैं?
HUF और HUF के मेंबर एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, रिलेटिव ऑफ ईच अदर, रिलेटिव ऑफ ईच अदर। यानी मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि HUF को गिफ्ट मिला अपने HUF के कॉपर सिनर से, मेंबर से, तो माफ, सस्ता जितना मर्जी, लाख रुपया कैश आ गया तो माफ, या HUF से मेंबर को गिफ्ट मिला लाख रुपए फ्री में तो माफ, कोई इशू नहीं है। ओके, तो वो परिवार का ग्रुप ही होता है, HUF रिलेटिव है। वैसे आपके रिलेटिव कौन है? मिस्टर राम। राम के रिलेटिव कौन है? बड़ी लिस्ट है। राम के पेरेंट्स, राम के दादा दादी, नाना नानी दोनों, मैटरनल पैटर्नल, मैंने MP लिख दिया। मैटरनल आगे नाना नानी, पैटर्नल आगे दादा दादी। राम के ब्रदर सिस्टर एंड उनकी स्पाउसेस भी, राम के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, राम के अंकल आंटी एंड देयर स्पाउसेस, उनके स्पाउसेस भी। मिसिज राम, मिसिज राम रिलेटिव है इसकी, यस। मिसिज राम के ब्रदर सिस्टर एंड उनके स्पाउसेस भी। राम की मिसिज के पेरेंट्स, ठीक है। राम ग्रैंड पेरेंट्स, मिसिज के ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल पैटर्नल, मिसिज के दादा दादी, नाना नानी, ठीक। और अपने बच्चे, अपने बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन से भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये हैं रिलेटिव एंड स्पाउसेस भी उनके, एंड स्पाउसेस ऑफ देम, उनके स्पाउसेस। तो बहुत बड़ी परिवार की लिस्ट आ गई। यानी राम के रिश्तेदार कौन हैं? राम के मम्मी पापा, राम के दादा दादी, नाना नानी, राम के भैया भाभी और राम की सिस्टर जीजा जी, स्पाउसेस भी हैं। राम के अंकल आंटी, उनके स्पाउसेस भी। चाचा जी हैं तो चाची भी रिश्तेदार। मामा मैटरनल पैटर्नल दोनों है ये, अंकल आंटी, मैटरनल पैटर्नल, यानी मामा मौसी भी हैं इसमें, बुआ चाचा ताऊ भी हैं। तो रियल वाले अंकल आंटी हो, यानी पेरेंट्स के सिबलिंग्स, पेरेंट्स के सिबलिंग रिलेटिव है अंकल आंटी, गली मोहल्ले वाले अंकल आंटी नहीं। अंकल आंटी तो आप किसी को भी कह देते हो, तो वो अंकल आंटी नहीं, रियल अपने पेरेंट्स के, मम्मी के या पापा के रियल ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस। जैसे बुआ है तो फूफा जी उनके स्पाउस हो गए, तो वो भी रिलेटिव। मामा है तो मामी भी रिलेटिव, मौसी है तो मौसा जी भी रिलेटिव, ताऊ है तो ताई भी रिलेटिव, तो उनके स्पाउसेस। वाइफ तो रिश्तेदार है ही है, सबसे बड़ी रिश्तेदार यही है, या ब्रदर सिस्टर, यानी वाइफ के ब्रदर सिस्टर और उनकी स्पाउस। यानी मिस्टर राम है ना, इसके साले साहब भी रिश्तेदार और साले साहब की वाइफ भी रिश्तेदार, और मिसिज राम की सिस्टर साली साहिबा भी रिश्तेदार, और साडू साहब भी रिश्तेदार। वाइफ के ब्रदर सिस्टर, उनके स्पाउसेस भी। सुनो, मिसिज राम के पेरेंट्स यानी सासू ससुर जो है वो रिश्तेदार, ग्रैंड मिसिज के नाना नानी दादा दादी भी अपने जवाई राजा को गिफ्ट दे दें तो पूरी तरह से माफ। खुद के बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन गिफ्ट दे दे राम को, पोते से गिफ्ट मिला, पोती से गिफ्ट मिला, बेटे से, बेटी से, डॉटर इन लॉ से, सन इन लॉ से, जवाई से गिफ्ट मिला, माफ। बहुत बड़ी लिस्ट है। स्पाउसेस मैंने साथ साथ लिखवा दिए हैं। वैसे एक्ट में स्पाउसेस वर्ड साथ साथ नहीं है, उन्होंने लिख दिया अपनी स्पाउस छोड़ो वो तो अपनी होगी, बाकियों के स्पाउसेस भी रिलेटिव हैं, तो मैंने साथ साथ लिख दिया। साले साहब रिश्तेदार तो उनकी मिसिज भी रिश्तेदार, साली साहब रिश्तेदार तो साडू साहब भी रिश्तेदार, बेटा रिश्तेदार तो बहू भी रिश्तेदार, बेटी रिश्तेदार तो जुआई भी रिश्तेदार, अंकल रिश्तेदार तो उनकी मिसिज भी रिश्तेदार, अंकल आंटी रियल पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर आएंगे। अब ध्यान से देखो, रियल ब्रदर सिस्टर है, कजन ब्रदर सिस्टर लिखा मैंने कहीं ना। मेरे चाचा का बेटा मुझे गिफ्ट देना चाहता है 5 लाख, ना लेना, नहीं लूंगा, क्योंकि वो रिलेटिव में नहीं। तो मैं उसको क्या कहूंगा कि गिफ्ट देना है तो पहले तो अपनी मदर को दे दे
यानी मेरी आंटी जो है उनको दे दे, वो मुझे देंगी तो अंकल आंटी से गिफ्ट मैं लूंगा तो माफ है। कजन ब्रदर से मत लेना, टैक्स लग जाएगा। वही रूल है 50-50-50 5 कैटेगरी। दोस्तों ने मुझे गिफ्ट दे दिए मिला के 40,000 और इन रिश्तेदारों ने दे दिए 2 लाख, ये मत गिनो, सारे माफ है। ये सारे माफ है, गिनती नहीं है कितने मर्जी गिफ्ट हो। देने वाले के पास व्हाइट मनी होनी चाहिए बस। अंकल ने मुझे, मेरे रियल अंकल मामा ने 10 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया मुझे, मेरी व्हाइट मनी बन गई, कोई टैक्स नहीं, कैपिटल में जुड़ जाएगा, मेरी व्हाइट मनी बढ़ गई, कोई टैक्स नहीं, माफ। अंकल के पास कैपेसिटी हो, कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर मुझसे पूछे कि सुमित तेरी कैपिटल कैसे बढ़ी, मैंने कहा अंकल से गिफ्ट आया। कहता अंकल कौन है, मैंने कहा रियल अंकल है। रूल है 56:10। तो आप उसको क्या है, रिलेटिव की डेफिनेशन 56:10 में समझा दो, पर वो अंकल तक पहुंच जाएगा कि अंकल कौन है ये बता। उनसे क्रॉस क्वेश्चन कैसे कर सकता है, वहां के ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दे, अगर वो दूसरी स्टेट या दूसरे सिटी में है तो वो ऑफिसर इंक्वायरी कर सकता है कि उस अंकल के पास पैसा कहां से आया। पता लगे अंकल रिटर्न ही नहीं भरते, इनकम 2.5 लाख से कम ही दिखा रहे हैं, तो वो फंस सकते हैं कि तुम्हारे पास कैसे आया। पता लगे इनकम टैक्स उनको खींच रहा है, ये उनकी प्रॉब्लम है, अपनी नहीं। अपने से तो इनकम टैक्स पूछेगा बता तेरे पास कहां से है, अंकल से माफ, अंकल बता कौन है, उनसे पूछेगा वो से फंसे। अनडिस्क्लोज इनकम मानते हुए कहीं उन पे 78% टैक्स, 60 + 25% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, तो कहीं वो पंगा हो जाए तो देख लो देने वालों, देने वाले ना फंस जाए कहीं, ये चीज है। तो इन लोगों से गिफ्ट लेना है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नेफ्यू नीस से गिफ्ट ले सकते हैं आप, कहीं लिखा भांजे भांजियों से, भतीजों से, भतीजी से ले सकते हैं? नहीं। अंकल आंटी से ले सकते हैं, मेरा कहने का मतलब अंकल आंटी भतीजे से, भांजी भांजे से नहीं। याद रखना, ये देखो अंकल आंटी गिफ्ट दे रहे राम को, लो ये कर दिया मैंने, ये सारे एरो इधर को कर दिया, ये गिफ्ट ले रहा है इनसे, इनसे गिफ्ट ले रहा है। तो अंकल आंटी से गिफ्ट ले रहा है, भतीजा भांजा माफ। अंकल आंटी से भतीजे को गिफ्ट मिल रहा है माफ, लेकिन अंकल आंटी को कल को वो दे तो अंकल आंटी अपने भतीजे से गिफ्ट ले रहे हैं, तो कहीं नहीं है। देखो राम इन लोगों से गिफ्ट लेगा तो माफ है अगर वो अपने नेफ्यू नीस से लेगा तो माफ नहीं होगा। मैंने एक केस बताया था, किसी ने कहा कि सर देवरानी ने जेठानी को गिफ्ट दे दिया तो गिफ्ट टैक्स लगेगा। तो मान लो इसके लिए इसके रिलेटिव कौन होंगे, एक लेडी के लिए अपने ब्रदर सिस्टर, भैया भाभी, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने अंकल आंटी, हस्बैंड के अंकल आंटी छोड़ के सारे रिश्तेदार। तो देखो मिसिज राम को अपनी देवरानी जेठानी से गिफ्ट मिला, मिसिज राम का हस्बैंड है राम, हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर इसके रिश्तेदार हो गए, और ब्रदर सिस्टर के स्पाउसेस भी रिश्तेदार हैं। तो यानी इसके देवर जो हैं मिसिज राम के हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर हो गए। जैसे राम के लिए रिश्तेदार कौन है, मिसिज के ब्रदर सिस्टर, ऐसे इस लेडी के लिए हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर यानी जेठ जी और देवर जी रिश्तेदार, उनके स्पाउसेस भी रिश्तेदार, तो देवरानी जेठानी क्या होगी, रिश्तेदार, तो टैक्स नहीं लगेगा। इस पे मैंने रिलेटिव के मीनिंग पे वेरी फर्स्ट वीडियो डाली थी काफी टाइम पहले, 2-3 महीने पहले। रिलेटिव का मीनिंग क्लियर करती है वो वीडियो, सिर्फ रिलेटिव का, क्योंकि बड़े कॉल आ रहे थे रिलेटिव में आएगा नहीं आएगा, तो मैंने एक वीडियो बना के डाल दी। अब लोगों के फोन आते हैं तो मैं इनको वो वीडियो लिंक शेयर कर देता हूं। तो वो कैटेगरी गिफ्ट की इसमें कवर थी। तो ये रिलेटिव का मीनिंग अच्छे से जान लो। एचयूएफ से गिफ्ट या एचयूएफ को अपने मेंबर से, तो वो भी रिलेटिव है, माफ। तो रिलेटिव से गिफ्ट है माफ, नीचे लिखा है रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल का मीन पेज नंबर 20 पे, स्पाउस से आए, अपने ब्रदर सिस्टर से आए, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने अंकल आंटी से, मैटरनल पैटर्नल, अपने बच्चों से, ग्रैंड चिल्ड्रन से, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर से, स्पाउस के पेरेंट्स से, स्पाउस के अंकल आंटी नहीं है, देख लो यहां नहीं लिखा मैंने, वाइफ के अंकल आंटी नहीं, अंकल आंटी अपने। ऐसी इस लेडी को अपने अंकल आंटी, मामा, चाचा, ताऊ से आएगा माफ, हस्बैंड के अंकल आंटी से आएगा तो लेडी को माफ नहीं होगा। ये चीज है, ठीक। तो ये सारे रिलेटिव थे। एचयूएफ के रिलेटिव कौन है, एचयूएफ के मेंबर। ओके, नीचे फर्स्ट आ रहा है रिलेटिव ऑफ एचयूएफ के नीचे, नेफ्यू नीस से गिफ्ट आएगा तो वो एग्जम्प्ट नहीं, अंकल आंटी से गिफ्ट आएगा तो एग्जम्प्ट है। ओके, एचयूएफ मेंबर को मेंबर एचयूएफ को देता है तो ग्रुप ऑफ रिलेटिव ही होता है, माफ होगा। क्लियर, वो चीज बता रहा है।
अब आप देखो रिलेटिव का तो मीनिंग चलो हो गया, इनसे गिफ्ट कितना है माफ, दोस्तों से आया 40,000 बता रहा था मैं, रिश्तेदारों से 2 लाख, रिश्तेदारों का माफ, दोस्तों का जो 40,000 रुपए है वो विद इन लिमिट है, 50 से नीचे है वो भी माफ, नॉन रिलेटिव पे था वो 50 से कम में तो माफ, क्योंकि रिलेटिव वाला तो गिनती में ही ला लो जितना मर्जी हो, टोटली एग्जम्प्ट है। तो इस तरह से रिलेटिव का मीनिंग हुआ, रिलेटिव से गिफ्ट माफ है, ये हुआ। इसके अलावा एक रूल और है, गिफ्ट्स टू ब्राइड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन को ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, दूल्हा दुल्हन को चेक आया, कैश आया, शादी के मौके पे आया तो पूरी तरह से माफ है। तो मौका है व्हाइट मनी करने का, जिसकी शादी होने वाली है प्लान कर लो, हमारी तो हो चुकी है, आप लोगों का नंबर आएगा। तो शादी से पहले अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो क्या करो, थोड़ा थोड़ा 50-50, 60-60 हज़ार, 20-20, 25-25 हज़ार कई दोस्तों को, रिश्तेदारों को बांट दो कि भैया एक बस हमें फेवर चाहिए, शादी पे आना, शगुन की कोई जरूरत नहीं, खूब खाना, बस एक मदद कर दो हमारी, पैसे हमें चेक काट काट के दे जाओ। क्योंकि 25, 30, 50, 50 हज़ार के चेक हैं तो कौन इंक्वायरी करेगा, लोग करते हैं ऐसा। तो उनको बांटा है 40,000, 50,000, 30,000, लिस्ट बना ली किस किस को बांटा है कैश ब्लैक का पैसा। अब वो शादी पे आएंगे और चेक काट काट के दे जाएंगे, उनको कौन पूछेगा 30,000 कहाँ से आए, तुमने गिफ्ट दिया, थोड़े थोड़े बांटोगे ना सारों में। और जिसको गिफ्ट मिले, जिसकी शादी है, उसके लिए पूरी तरह से माफ, जितने मर्जी गिफ्ट आ जाए शादी पे माफ है। शादी मतलब शादी, रियल मैरिज, एंगेजमेंट वो नहीं चलेगा। मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट नहीं चलेगा, बर्थडे पे गिफ्ट नहीं चलेगा। 50,000 वाला रूल लगेगा, दोस्तों से बर्थडे पे, एंगेजमेंट पे, मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट आया तो 50 से ऊपर आया तो टैक्स लगेगा। शादी मतलब रियल वाली शादी जिसे आप समझते हैं वो। आजकल एक नया ड्रामा चल रहा है बाजार में, शायद हम भी इस ड्रामे में इन्वॉल्व हो, अभी तो ड्रामा ही लगता है। लोग क्या, जैसे काफ़ी साल हो गए मैरिज को, 10, 5, 15, उनको पुराना सा मतलब शादी पुरानी होगी, तो लोग आजकल टीवी में देख देख के एक नया ड्रामा चलता है, दोबारा शादी कंडक्ट करते हैं। कईयों के तो बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पता, मम्मी पापा की शादी में बच्चे डांस कर रहे हैं। तो वो क्या है, मैरिज एनिवर्सरी को मैरिज की तरह सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को इन्विटेशन कार्ड बांटते हैं, मैरिज पैलेस बुक होता है, पंडित जी को बुलाते हैं, दोबारा राउंड रूंड लगा के बिल्कुल वही वो वरमाला एक्सचेंज करके मैरिज एनिवर्सरी को शादी की तरह दोबारा शादी करते हैं। सुना आपने, ऐसा होता है कई जगह। तो वो शादी नहीं है, वो तो ऑलरेडी है, उनकी शादी के गवाह हैं, बच्चे डांस कर रहे हैं, बड़ा अजीब सिस्टम है। तो ऐसे दोबारा वो एंगेजमेंट है, वो एंगेजमेंट मतलब एनिवर्सरी है, वो मैरिज नहीं है, वो नहीं चलेगा। ये पता नहीं नए नए कल्चर कहाँ से आ रहे हैं इस तरह की चीज़ें कि लोग ऐसा कर रहे हैं। तो चलो, पहले पुराने टाइम में तो होता था जिनको 50 साल हो गए मैरिज को, क्योंकि जिंदा ही नहीं रहते थे लोग 50 साल तक, कोई कोई पहुंचता था बुजुर्ग 50 साल मैरिज के, अच्छे चले गए, दोनों सही हैं, तो वो करते थे। आजकल तो 5 वाले, 7 वाले, 10 वाले लगे हुए हैं कि दोबारा मैरिज सेलिब्रेट करना है, पैसा फालतू उड़ाना है, दिखाना है ऐसा। तो चलो, वो मैरिज नहीं है, वो एनिवर्सरी है, उस पर 50,000 मिलेगा तो माफ, 50 से ऊपर दोस्तों से मिलेगा तो टैक्स। रिश्तेदारों से तो शादी ना भी हो, कभी मर्जी आ जाए, ना कोई बर्थडे है, ना कोई मैरिज है, ना कोई एनिवर्सरी है, ना कोई न्यू ईयर है, ना दिवाली है। वैसे ही मेरे अंकल आए, मुझे क्या है 2 लाख रुपए का चेक देंगे, मैंने कहा क्यों, कहते रख ले, माफ, कभी मर्जी आए, शादी का मौका थोड़ी देखना है, कब मर्जी आए, रिलेटिव है, अंकल है, मामा है, चाचा ताऊ है, माफ। लेकिन शादी पे तो कोई मर्जी दे दे, दोस्त दे दे तो भी माफ, गिनती मत करना। पुराने टाइम में जब ये रूल आया ना, लोगों ने क्या किया, मौका है शादी पे व्हाइट मनी दिखाने का, लोगों ने क्या किया कि भाई जो लोग शगुन डाल के गए तो बड़े लोगों के एनवेलप ना प्रिंटेड होते हैं, जैसे उन्होंने अपनी दुकानों का नाम या अपना नाम प्रिंट करवाया होता है, वो जो जिसमें वो शगुन के पैसे डालते हैं। तो जिनके घर में शादी है वो शगुन के वो एनवेलप संभाल के रख लेते थे कई कई साल, कि कल को इनकम टैक्स ने पूछा व्हाइट मनी या कुछ तो कह देंगे शादी पे आए थे, ये देखो एनवेलप भी पड़े हैं, इसमें डाल के दे गए थे। वैसे एक बात बता दूं, कैश गिफ्ट के सबूत मानना बड़ा मुश्किल है कि एनवेलप में कितने पैसे थे। रीजनेबल 1,000, 2,000 पर पर्सन मान लोगे तो सोचा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रूव करना मुश्किल है। इसलिए अगर इशू आता है तो आप चेक से लो तो ज़्यादा बढ़िया है। एक स्टूडेंट ने पूछा, कई फैमिलीज में एक सिस्टम होता है
कि शादी तो मान लो 5 की है, लोग 2 तारीख को आ रहे हैं, 3 को आ रहे हैं, गिफ्ट लेके आ रहे हैं, चेक लेके आ रहे हैं, तो क्या वो भी शादी पे गिफ्ट हैं? या शादी से अगले दिन आ रहे हैं, 2 दिन बाद आ रहे हैं, या कई बार शादी होगी 8th को और उन्होंने रिसेप्शन रखी 12 को, होता है ना, बाहर शादी करके आए, रिसेप्शन 11 12 को रखी, ऐसा होता है कई बार। तो वो क्या उस पे गिफ्ट आया, रिसेप्शन के दिन चेक आए, तो क्या वो भी शादी के मौके पे मान्य, क्योंकि शादी तो 3 दिन पहले होगी। यस, वो इन द ओकेजन ऑफ मैरिज ही मान लो, क्योंकि मैरिज की वजह से देखे गए 2-4 दिन पहले या बाद, हम बहुत पहले नहीं होना चाहिए कि 2-4 महीने पहले ना, फिर वो ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज नहीं माना जाएगा। और अगर चेक आए, ड्राफ्ट आए, आरटीजीएस आए, तो वो किसके नाम आए? दूल्हा या दुल्हन, दूल्हे के फादर के नाम नहीं, वो दूल्हा या दुल्हन के नाम चेक हो तो एग्जाम्प्ट होंगे। पता लगा पूरा परिवार ही व्हाइट बनाने में लगा है, जो फादर साहब है लड़के के वो अपना पर्सनल पैसा ब्लैक, वो लोगों को बांट रहे हैं कि मुझे चेक दे देना, भाई बांट रहा है, भाभी बांट रही है, मदर बांट रही है, सारी व्हाइट कर लोगे? नो, चेक किसके नाम आए? दूल्हा दुल्हन, ऐसे तो माफ होगा। और फैमिली का सिस्टम भी देखेगा, पता लगे कि शादी में लोग, छोटा सा एक पैलेस था जिसमें 200-250 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, और आप कह रहे गिफ्ट आए 750 लोगों से, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रूव करना। फैमिली का स्टेटस भी देखेगा इनकम टैक्स, कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड देखें, तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा शाही ठाट बाट हो। इस बार 5 करोड़ के गिफ्ट आए शादी पे, इनकम टैक्स कहेगा प्रूव इट। 5 लाख के गिफ्ट कैसे आ गए शादी? 5 करोड़ के कैसे आ गए गिफ्ट आपको? फैमिली स्टेटस देखा, कहाँ रहते हैं, पास्ट क्या है, तो इनकम टैक्स समझ गया इन्होंने ब्लैक मनी के बैग भरे थे, वो वाइट करने के लिए दिखावा कर रहे, लोगों को बांट के आए हैं। कई जगह तो हो सकता है ऐसे बांट आए हों, ये ले 50,000, शादी पे 45 का ही चेक काट दे, साथ में खा पी ऐश कर, 5,000 भी हजम कर, हमें तो 45 दे दे। 5,000 में 50,000 वाइट हो गए, 10% ही लगा। वैसे 10 लाख से ऊपर कितना लगता है? 30%। तो ऐसा ड्रामा नहीं चलेगा। इनकम टैक्स स्टेटस से भी जान सकता है कि भाई ये बहुत अमाउंट अनरीजनेबल है, चैलेंज कर सकता है, प्रूव करने को कह सकता है, इंक्वायरी बिठा सकता है। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो शादी पे मिलने वाले गिफ्ट क्या हैं? एग्जम्प्ट होते हैं जितने मर्जी, पर थोड़ा अमाउंट देखना पड़ेगा, रीजनेबल हो। लोग इंडिया में बड़ा ड्रामा करते हैं। आप किसी शेड वो खिड़ के पास जाओगे कि सर ऐसा है, इनकम टैक्स का नोटिस आया है कि ये 60 लाख रुपए की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो बताओ 60 लाख का सोर्स क्या है? सर मेरे पास 30-35 लाख का तो सोर्स है, या 40 का सोर्स तो हो गया, मैंने कर लिया, बना लिया सारा। सर 15-20 लाख रुपए का क्या करूँ? वो सीए पहले पूछता है, हाँ जी घर में कोई शादी हुई है? कहते क्यों? क्या बताऊँगा? वो यही सेक्शन उसके माइंड में चल रहा है कि दिखा देंगे कैश गिफ्ट आए थे इतने, तो पता लगता है नहीं। फिर पूछता है कि घर में कोई बुजुर्ग की डेथ हुई है क्या? वो क्यों? क्या बताओ? अगर डेथ हुई है तो मान लेंगे कि भाई जिसकी डेथ हुई है वो जाते वक्त थोड़ी बहुत पैसे कैश वैश बुजुर्गों ने जमा किए होते हैं वो दे गया होगा। शादी हुई है तो वो मान लेते हैं, उस पर गिफ्ट आ गए होंगे। कोई दुल्हन आई है घर में तो उसको मुंह दिखाई के पैसे मिलते हैं शगुन के, वो आए होंगे। फिर वो भी नहीं है, मान लो शादी नहीं हुई, घर में कोई डेथ नहीं हुई, तो फिर पूछता है वो सी एडवोकेट, घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है? ऐसी सोचता है कि इनकम टैक्स की रिटर्न भरवाने आया है या ये सारे पारिवारिक बातें जानने आया है। क्या साहब ये क्यों पूछ रहे हो बच्चा पैदा हुआ? कहते बताओ तुसी। कहता हाँ छोटे वाला लड़का भी लास्ट ईयर में ही पैदा हुआ था, लास्ट ईयर का ही नोटिस है, पैसे कहाँ से आए? कहता बस फिर। कहता जी अपने इंडिया में ट्रेंड है कि बच्चा पैदा होता है तो आस पास वाले रिश्तेदार और वो देखने आते हैं, सिस्टम है ना, ऐसा कल्चर है। बच्चा देखने आते हैं तो उसके शगुन डाल के जाते हैं, देखने आते हैं, मुंह मीठा करवाया जाता है, ऐसा ना, बच्चा बच्ची कोई भी हो तो वो आते हैं, लोग शगुन देते हैं। क्या दिखा देंगे 5 लाख रुपए वो शगुन इकट्ठा हुआ था। मीन्स ऐसे वो कहानियां बनाई जाती हैं और ये चीजें वैलिड भी हैं, चलता है इंडिया में ये सिस्टम थोड़ा बहुत इस तरह से। तो ये केस भी देखने को मिलते हैं। कुछ फैमिलीज में क्या होता है कि भाई जैसे बच्चे छोटे थे उनकी शादी फाइनल कर दी, बड़ा फंक्शन करके प्रोग्राम जब वो मेजर हो जाएंगे तब करेंगे, तो वो एंगेजमेंट टाइप है, उसे मैरिज ना को रोका टाइप होता है ना, शगुन डाल दिया जाता है, वो झोली में वो नारियल नूरियल सा रख के, ऐसा कुछ फैमिलीज में होता है ऐसा। तो वो अगर हुआ है शगुन वगैरह, वो एंगेजमेंट टाइप फंक्शन है, उस पर गिफ्ट आए 50 से ज्यादा तो टैक्स है, वो शादी नहीं है। ठीक, चलो। तो रिलेटिव से गिफ्ट आए ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को आएगा, शादी और किसकी होगी? एचयूएफ का केस नहीं। हाँ, एचयूएफ के किसी बच्चे की शादी पे उस बच्चे को गिफ्ट आ रहे हैं तो वो उसकी इनकम में माफ है। एचयूएफ को तो कोई गिफ्ट नहीं आ सकता ना शादी पे, और ऐसे कंपनी को नहीं आ सकता, फर्म को नहीं, किसको आएगा? इंडिविजुअल को। नेक्स्ट,
अंडर द विल बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस इन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। कोई डेथ बेड पे है, जाते जाते वसीयत लिख गया कि मेरी प्रॉपर्टी इसके नाम, तो विल में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है तो उस केस में कोई टैक्स नहीं है। इन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर और डोनर दे गया है वो तो माफ। अक्सर ये ट्रस्ट वगैरह को भी बड़े गिफ्ट आते हैं, जाते हुए दुनिया से लोग दे जाते हैं, पूरी तरह से माफ। फिर कहता है कोई लोकल अथॉरिटी से आपको गिफ्ट आया, म्युनिसिपैलिटी कोई अच्छा काम करने पे, कोई अवेयरनेस का काम कर रहे हो, पब्लिक को समझा रहे हो कोरोना से कैसे बचना है ये वो, तो म्युनिसिपैलिटी ने लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया आपको तो वो माफ है। ओके। या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से गिफ्ट आया है, किसी हॉस्पिटल से, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से अगर आपको मिला है कोई अमाउंट तो पूरी तरह से माफ है। यूनिवर्सिटी से या ट्रस्ट से सेक्शन 12AA चैरिटेबल होती हैं, सेक्शन 12AA में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, चाहे वो चैरिटी में कोई हॉस्पिटल चलाए, चाहे स्कूल कॉलेज चलाए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से गिफ्ट आएंगे आपको, स्कॉलरशिप आएगी तो पूरी तरह से माफ है। किसी ट्रस्ट से आएगी तो माफ है। ओके। और एचयूएफ के पार्टीशन पे एचयूएफ असेट्स बांटता है, वो सेक्शन 47 था ना, नोट ट्रीटेड एज ट्रांसफर कैपिटल गेन में, कि भाई कंपनी का अमलगामेशन हुआ तो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को नई कंपनी के शेयर मिल गए, कंपनी के लिक्विडेशन पे सेट्स बांटी, ठीक है, कम के बदले में ज्यादा वैल्यू वाली मिल गई, तो अदर सोर्सेज में काम नहीं, वो कैपिटल गेन में होता है। कंपनी के सस्ते, कंपनी के शेयर्स के बदले में आपको क्या है, ज्यादा वैल्यू की सेट्स आ गई तो वो 46 सेक्शन कैपिटल गेन में है। एचयूएफ अपने मेंबर को सेट्स बांट रहा है तो कैपिटल गेन में वो ट्रांसफर नहीं था, तो अदर सोर्सेज में भी उस पर कोई टैक्स किसी भी तरह का नहीं है। 100% होल्डिंग सब्सिडरी एक दूसरे को सेट्स ट्रांसफर कर रही है तो कैपिटल गेन में टैक्स लगना है तो लग जाएगा, वहां माफ है तो माफ, यहां कोई टैक्स नहीं। तो मेन एग्जम्पशन जो है ना वो यही है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट आते हैं, या इन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ या वसीयत कह लो उस पे गिफ्ट आ रहा है, रिलेटिव से कभी मर्जी गिफ्ट आ रहा है, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से आ रहा है, लोकल अथॉरिटी यानी म्युनिसिपैलिटी से आ रहा है, चाहे कोई भी 12AA में रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं, कोई हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, उनसे कोई स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी से आ रही है तो वो भी माफ है। सेक्शन 47 वाले सारे केस भी माफ है। तो ये सेक्शन सारी बातें बताता था क्या माफ है क्या नहीं। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। बहुत बड़ा सेक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज्यादा वेटेज है, ये समझो अदर सोर्सेज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। कोई डाउट है तो बोलो, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो क्वेश्चन देखते हैं एक दो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पेज नंबर 20, मिस्टर सी इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी विद अ टैक्सेबल सैलरी ऑफ 5 लाख। इसे 1 लाख का ट्रस्ट से गिफ्ट आया दिसंबर 19 में। इसका कोई इलाज होना था, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने इसे लाख रुपए दे दिया, तो चैरिटेबल ट्रस्ट से जो गिफ्ट आया क्या वो टैक्सेबल है? तो आप कहना नहीं, वो टैक्सेबल नहीं। 1 लाख चैरिटेबल ट्रस्ट से आया माफ, सैलरी मिली है कहीं से 5 लाख, वो टैक्सेबल है, उसमें तो कोई पॉइंट नहीं है गिफ्ट का। लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट से लाख रुपए का गिफ्ट आया जो 12AA में रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल चला रहे हैं चैरिटी के लिए, वहां से गिफ्ट आए, पूरी तरह से माफ। 13 क्वेश्चन पे आना, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कोई डाउट है तो इसमें रेज कर सकते हैं आप अपनी क्वेरी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हरी एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसने अपनी बिल्डिंग अपने फ्रेंड राजेश को बेची, हु इज डीलर ऑफ ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स फॉर ₹90 लाख। हरी कौन है? हरी है प्रॉपर्टी डीलर। अब वही बात आ गई, प्रॉपर्टी डीलर है ये। ओके, अगर ये सस्ती प्रॉपर्टी बेचेगा तो 43C लगेगा। हरी ने क्या किया? हरी ने अपना फ्रेंड है एक राजेश एक फ्रेंड है, रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। राजेश को एक कहता जो स्पेयर पार्ट्स का काम करता है, उसे 90 लाख का क्या बेचा? हरी ने, प्रॉपर्टी डीलर ने बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग सोल्ड, सेल कंसीडरेशन कितना? 90 लाख। 90 लाख में बेची 1 जनवरी 20 में, जब इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी थी उस वक्त? 150 लाख। कब बेची है ये? ऑन 1 जनवरी 2020 में। ओके, कहता है इसकी स्टैंप वैल्यू 150 ऑन अग्रीमेंट,
ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, अग्रीमेंट पहले हुआ होगा तो उस वक्त एसडीवी कितनी थी 140 लाख, और कब हुआ था अग्रीमेंट 1 जुलाई 2019 को, यानी अग्रीमेंट करीब 6 महीने पहले हुआ था, यानी 6 मंथ्स बैक। रजिस्ट्री जो हुई है उससे 6 महीने पहले अग्रीमेंट हुआ था, उस वक्त स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम थी 140 ले लूंगा, 150 को भूल जाऊंगा। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बस कंडीशन एक है कि यहाँ पे इस डेट से या इस डेट को या इससे पहले कुछ पैसे एडवांस अकाउंट पे ही चेक, कैश नहीं, क्रॉस चेक नहीं, अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड से आए हों, यानी नेफ्ट, आरटीजीएस या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर से आए हों, तो फिर ये टैक्स नहीं लगेगा। तो चलो ये क्या कह रहा है, कहता है मिस्टर हरी ने रिसीव किए 15 लाख क्रॉस चेक से, एडवांस मनी received by crossed check, cross check by हरी 15 लाख नहीं चलेगा, ये क्रॉस चेक का पंगा पड़ गया। यानी कि आप देखो एज एडवांस मनी डिडंट रिसीव्ड बाय अकाउंट पे ही चेक, ना तो अकाउंट पे ही चेक आया ना ई पेमेंट आई, ई पेमेंट, तो इसलिए हैं सो एसडीवी ऑन अग्रीमेंट, एसडीवी ऑन अग्रीमेंट इज टू बी इग्नोर। भैया आप इसको भूल जाओ, स्टैम्प ड्यूटी 140 को भूल जाओ, ये पॉइंट ही भूल जाओ, क्योंकि चेक क्रॉस है, ये नहीं वैलिड, 150 को ही लेके चला जाएगा। ओके, कहता है डिस्कस करो टैक्स इंप्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ हरी और राजेश। अज्यूम करो हरी हैज परचेज द बिल्डिंग फॉर 75 लाख 12 जुलाई 18 में। इसने कब खरीदी थी, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 75 लाख एज ऑन। कब खरीदी थी ये खरीदी थी 12 जुलाई 18 में, तो बेची कब है ये 1 जुलाई 20 में, 12 जुलाई से जनवरी 20, तो यानी करीब करीब 1.5 साल हुआ है। यानी ये सेट क्या है, ये बिल्डिंग जो है शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है अंडर सेक्शन 242A, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है। तो आप मुझे बताओ इन द हैंड्स ऑफ हरी सेक्शन कौन सा लगेगा 43CA, क्योंकि वो क्या है प्रॉपर्टी डीलर, उसके लिए ये क्या है, उसके लिए ये प्रॉपर्टी डीलर होने की वजह से ये बिजनेस का स्टॉक है। सेल प्राइस इज टू बी टेकन इक्वल टू एसडीवी, जो कि क्या है 150 लाख एज, क्योंकि SDV is greater than 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन, एक्चुअल कंसीडरेशन के किससे 105% से ज्यादा है, ये रूल अपने पड़ा। 105% 90 लाख का करोगे तो 94 लाख बनते हैं, जबकि एसडीवी कितनी है, एसडीवी 150 लाख है, तो भैया ये ज्यादा है, इसलिए एसडीवी क्या माना जाएगा, सेल, आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर ना होते तो आपकी कॉस्ट कितनी है 1.5 साल पहले 75 लाख, तो इस केस में आपको पीजीबीपी की इनकम कितनी आ जाती 75 लाख। सपोज मैंने वो शॉर्ट टर्म लिखा, सपोज हरी इज नॉट अ ट्रेडर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डीलर ना होता तो उस केस में उस पे 43CA ना लग के 50C लगता। सेल कंसीडरेशन क्या मानता, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से ज्यादा है, तो एसडीवी ही क्या मान लूंगा, ये 150 लाख है जो कि ज्यादा है 105% एक्चुअल कंसीडरेशन से, तो मैं एसडीवी क्या मान लूंगा 150 लाख, क्योंकि कॉस्ट को अभी 1.5 ईयर बैक ही परचेज की है बिल्डिंग, तो ये शॉर्ट टर्म होगा। कितने की खरीदी 75,
तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? 75 लाख। दोनों ही सिचुएशन में, एक में शॉर्ट टर्म गेन आएगा हरी को और एक में क्या आ जाएगी? बिजनेस की इनकम। पर दोनों सिचुएशन में सेक्शन चे अलग है, बात एक ही बनी। अब बात करो इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन है? राजेश को देखो गिफ्ट 150 वाली कितने में मिली? देखो दो कंडीशन, जो कंसेशन है, कंसेशन 150 लाख और 90 लाख का कितना हो गया? बहुत ज्यादा हो गया ये तो 60 लाख हो गया। ये एक्सीडिंग 50,000 है साल के? यस, आंसर इज यस, 50,000 से ज्यादा है। सेकंड कंडीशन एंड है। सेकंड कंडीशन है क्या? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीडिंग 105% ऑफ एक्चुअल ट्रांसफर प्राइस या कंसीडरेशन कह लो। हाँ, 105 एक्चुअल कंसीडरेशन कितना है? 90 लाख का 105 करोगे तो ये एसडीवी 150 लाख है, जो कि ज्यादा है। 90 लाख का 105% करोगे तो 94.5 लाख आता है, ज्यादा है। तो यानी कि वो भी कंडीशन, इसका भी आंसर क्या है? यस। तो भैया तेरे को जो कंसेशन मिला है कितने लाख का मिला है? 60। तो टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज फॉर कौन है? ये राजेश के लिए ये 60 लाख रुपए कंसेशन क्या है? टैक्सेबल कंसेशन अमाउंट। कंसेशन का जो अमाउंट है वो क्या है राजेश के लिए? टैक्सेबल। तेरे को 60 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। किसी स्टूडेंट ने पूछा बेचने वाला व्यापारी हो या ना हो, तब भी उससे राजेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेलर के पॉइंट है। सेलर इन्वेस्टर है तो कैपिटल गेन के चैप्टर में जाओ, 50C बात वही करता है, सेल प्राइस क्या लेना है। अगर वो ट्रेडर है तो वो भी बात वही करता है कि सेल प्राइस बिजनेस के लिए क्या लेना है, तो वो 105% वाला रूल। वहां 50,000 की कंडीशन नहीं है। 50,000 की कंडीशन तो किसके लिए है? रेसिपिएंट के लिए, गिफ्ट मानते वक्त। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं? यस। इसलिए राजेश के लिए कंसेशन 60 लाख रुपए क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीआई की बुकलेट के अंदर भी है। 60 लाख रुपए तेरे लिए क्या हो गया? टैक्सेबल। सॉल्यूशन देखोगे तो पहले ये केस बनाया, राजेश के लिए केस बनाया, फिर सेलर नॉन ट्रेडर माना, ये केस बनाया, उसके पैरेलल राइट साइड में ये रिपीट है, सेम है। क्योंकि रेसिपिएंट को इससे क्या फर्क पड़ता है कि सेलर कौन है? सेलर को फर्क पड़ता है 43C लगाऊं कि 50C लगाऊं। रेसिपिएंट के लिए आंसर दोनों सिचुएशन में सेम है, तो वो मैंने ये करके दिखा दिया है इस तरह से। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हमारा हो गया है। ओके, और देखता हूं मैं यहां पे एक आधा क्वेश्चन इससे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? सुनील को गिफ्ट आए 1 जुलाई को 50,000, किससे आए? नॉन रिलेटिव से। नॉन रिलेटिव्स के गिफ्ट बता दो, क्योंकि कोई शादी का ओकेजन, वसीयत का ओकेजन कुछ नहीं है। कहता है फ्रेंड से आए साल में 50। राम फ्रेंड है। राम कौन है? एक फ्रेंड। जब राम ही रिलेटिव नहीं तो राम के फादर साहब, राम फादर, दोस्त के फादर रिलेटिव कैसे हो जाएंगे? 25,000। फ्रॉम ग्रैंडफादर, खुद के ग्रैंडफादर से आए तो वो तो गिनते ही नहीं, रिलेटिव हैं, छोड़ दो। 2 लाख रुपए खुद के फ्रॉम फादर इन लॉ, अपने फादर इन लॉ से आए, तो ससुर जी से आए हैं, वो भी रिलेटिव हैं, वाइफ के पेरेंट्स हो गए, छोड़ दो। और फ्रॉम इन फॉरेन करेंसी तो है ना, फॉरेन करेंसी में 60, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू रूपी में 60 दे रखी है। तो आप ये जोड़ लो, फ्रॉम ऑल नॉन रिलेटिव, क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा है, हैंस टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। ये गिफ्ट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है 1,35,000, क्योंकि 50,000 से ज्यादा है। आगे बढ़ो। 15, रानू को 5 लाख रिश्तेदारों से गिफ्ट मिला 15 में, माफ रिश्तेदार हैं। वाइफ के पेरेंट्स से मिला शादी पे मिला तो माफ, किसी से भी मिला हो, शादी ना होती तो भी वाइफ के पेरेंट्स से कभी भी मिले रिलेटिव है, माफ। ओके, कहते हैं इसको कार मिली, कुछ ज्वेलरी मिली, किन से? कार मिली तो कोई दिक्कत नहीं, ज्वेलरी मिली एंड सम 150 फ्रॉम पर्सन अदर देन रिलेटिव ऑन द ओन सैड ओकेजन। फिर वही बात,
ज्वेलरी में दिक्कत आने वाली थी, ज्वेलरी मिली, लेकिन ये कब मिली? ऑन द सैड ओकेजन, यानी शादी पे मिली। कार गिफ्ट देगा शादी पे, ज्वेलरी, कैश भी दे जाए, चेक भी दे जाए, वो भी माफ। कार तो वैसे भी कभी टैक्सेबल नहीं होती, बिना ओकेजन भी मिल जाए। ज्वेलरी टैक्सेबल होती 50 से ज़्यादा होती तो, पर वो शादी पे मिली है तो शादी पे तो प्रॉपर्टी आपके नाम लगवा दे, ज्वेलरी दे दे, शेयर दे दे शादी पे, जितने मर्जी माफ। ओके, तो ये कह रहा है उसके अलावा इसके ग्रैंडफादर ने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी इसके नाम लगवा दी, तो ग्रैंडफादर है ना, रिलेटिव के गिफ्ट पूरी तरह से माफ है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मिस रेनू ने 3 लाख रुपए सैलरी से कमाए। चलो सैलरी से कितने कमाए हैं रेनू ने? 3 लाख रुपए। आगे चलो, उसे गिफ्ट मिल रहा है, फर्स्ट गिफ्ट। गिफ्ट किससे मिल रहा है 16 में? ये सेक्शन 56(2)(10) के रूल बताने हैं मुझे, टैक्सेबल क्या है बताना। गिफ्ट मिल रहा है मदर की सिस्टर से, मदर की सिस्टर से गिफ्ट माफ होते हैं, गिनो ही ना। आगे चलो, फिर मिल रहा है फ्रेंड से, फ्रॉम फ्रेंड जया, तो भैया फ्रेंड जया से गिफ्ट मिल रहा है 4 लाख रुपए। ये रिलेटिव नहीं है, जोड़ लो, कह रहा है क्लियर, फ्रॉम हर फ्रेंड जया, मिस रेनू को जया से मिल रहा है, जाने दो। फिर कह रहा है ज्वेलरी मिल रही है किससे? ज्वेलरी मिल रही है फ्योंसी से। यस, ये भी अभी रिश्तेदार नहीं है, ज्वेलरी फ्रॉम फ्रेंड ही कह लो, फ्रेंड ही होता है शादी से पहले, फ्योंसी, तो वो क्या है, रिश्तेदार नहीं बनते जब तक शादी नहीं होती। तो ये ज्वेलरी मिली है, ज्वेलरी 50 से ज्यादा वाली है, कितनी और किसी से तो मिली नहीं, फ्रेंड से मिली मानो। ओके, 5 लाख। फिर कहता है फोर्थ, फिर कह रहा है मुझे, कहता है गिफ्ट 75,000 एक फ्रेंड से मिला, 5 दोस्तों से शादी पे मिला। गिफ्ट फ्रॉम 5 फ्रेंड्स ऑन मैरिज के ओकेजन वाले तो गिनो इनाम माफ होते हैं। आगे चलो, कहता है 78 फादर के ब्रदर से, तो गिफ्ट फ्रॉम अंकल हो गया ना, फादर के ब्रदर तो अंकल रिलेटिव हो गए, कभी मर्जी दे, किसी भी ओकेजन के बिना दे तो भी माफ। फिर कहता है फ्रॉम हस्बैंड फ्रेंड, अपने फ्रेंड रिश्तेदार नहीं है तो हस्बैंड के फ्रेंड कहां से हो जाएंगे? लिखो 50,000 कैश गिफ्ट मानो इसे। ओके, नेक्स्ट कहता है मदर की फ्रेंड से गिफ्ट, फ्रॉम मदर की फ्रेंड, मदर की सिस्टर छोड़ दिया हमने, मदर की फ्रेंड है, कोई सहेली है, वो अपनी रिश्तेदार नहीं है, 26,000 उससे मिला। आगे चलो, फिर कह रहा है मदर की फ्रेंड के बाद 8th पॉइंट में आ रहा है। 8th में कह रहा है गिफ्ट मिला ब्रदर इन लॉ से, देवर से, जेठ से, फ्रॉम ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ जो है हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर, तो क्या रिलेटिव है, माफ है। 9th पॉइंट कहता है गिफ्ट कैश मिला अपने एम्प्लॉयर से, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर से मिला तो ये किस चैप्टर में टैक्सेबल है? टैक्सेबल अंडर सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉयर से 5,000 से ज्यादा के गिफ्ट मिले तो वो टैक्सेबल, 5 के भी तब माफ है अगर वो काइंड में मिले, तो कैश में तो फुल्ली टैक्सेबल, पर किस चैप्टर में? अदर सोर्सेज में नहीं, सैलरी में। 10th पॉइंट पे चलो, कह रहा है इसको इमूल प्रॉपर्टी 4 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी वाली सिया से 315 में आ गई, तो स्टैंप ड्यूटी 4 लाख वाली रिसीव्ड एट कंसीडरेशन ऑफ 315। चेक करो कंसेशन कितने का है, पहली बात तो कंसेशन 85। दूसरी चीज चेक करो, क्या एसडीवी एक्सीड 105% ऑफ 315, कंसीडरेशन है 315 का 105% कर लो, 3,15,000 का 105% बनता है 3,30,750, तो एसडीवी 4 लाख है, ये बनता है 330, दोबारा कर लो, 315 का 105%, 330,750, उससे ज्यादा है, इसलिए दोनों कंडीशन पूरी हो गई, तो 85 कंसेशन जो है इमूल प्रॉपर्टी सस्ती मिलने की कैटेगरी में टैक्सेबल हो गई है। 11th पॉइंट पे आ जाओ, कह रहा है इसको एक शेयर डिबेंचर ज्वेलरी सस्ती मिली 5 लाख वाली एक फ्रेंड से 460, तो कंसेशनल ट्रांसफर ऑफ ज्वेलरी शेयर्स, तो ये कंसेशन कितनी है? 5 लाख की 4,60,000,
40,000 है, क्योंकि 50,000 से कम में तो जाने दो, क्योंकि ये अलग कैटेगरी है ना, सस्ता मिलना या फ्री मिलना मूवेबल प्रॉपर्टी का। ये पॉइंट जो है मूवेबल प्रॉपर्टी वाला है, और मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैश वाले रूल अलग हैं। तो देखो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की वजह से टैक्सेबल हो गया, ठीक है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का रूल लग गया। और यहां पे एक चीज ज्वेलरी वाली थी, ज्वेलरी मिली थी, यहां ये मूवेबल प्रॉपर्टी का रूल लग गया। एक मिनट ठहरो, ये मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन का रूल है, विदाउट कंसीडरेशन, फ्री में मिली है, ये अलग कैटेगरी है फ्री में मिलना। तो ये 50 से ज्यादा है, ओवर 50 की है, ओवर 50,000 वाली मिली है तो ये टैक्सेबल। ये कंसेशनल वाली है, मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर एट कंसेशन, कंसेशन और ये इकट्ठा ना करो, इसमें अलग से 50 माफ है, इसलिए ये जोड़ना नहीं है 5 और 40। वो फ्री है विदाउट कंसीडरेशन, ये कंसेशन है, तो दोनों में 50-50 अलग से देखते हैं, ठीक। बाकी रह गए ये वाले, क्या है, कैश चेक वगैरह वाले हैं। ये भी क्या है, कैश और चेक वाला है, तो ये भी दोनों 4 लाख, और ये 50 और 26 76 और 4 76 हो गया। तो टोटल अदर सोर्सेज में टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया? तो आप कहेंगे जी फर्स्ट कैटेगरी में आ गया कैश चेक में 476, 4 लाख 1, 50 1, 26 1। ये कैटेगरी 476 की होगी, फर्स्ट कैटेगरी जो थी। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री मिलना, फ्री वाली कोई कैटेगरी नहीं थी। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी सस्ती मिलना, बिल्कुल थी, 85,000। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री मिलना, हाँ थे 5 लाख। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी सस्ती मिलना, सस्ती मिली पर वो एग्जम्प्ट होगी क्योंकि लेस देन 50,000 थी। तो इस तरह से गिफ्ट के ये सारे रूल हो गए, चाहे आप यहां टैक्सेबल 476, 5 लाख और 85,000, 10,61,000 पे आ गया। इसका भी टोटल 10,61,000 रुपये आ गया। सैलरी की जहां तक बात है, 3 लाख रुपए इसकी सैलरी है, प्लस इसे मालिक से मिला 50, 3 30, ठीक। थोड़ी सी करेक्शन करना, सैलरी का रूल क्या बनेगा, यहां कर रहा हूं, देखो थोड़ी सी एक मिस प्रिंटिंग है यहां। क्या इसी क्वेश्चन में ये तो होगी अदर सोर्सेज की इनकम, कितने रुपए, 10,61,000। 16 में सैलरी, जो बेसिक सैलरी वगैरह मिली है वो कितनी मिली है, 3 लाख। और गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर जो है वो 30,000। वो उसमें 5 से ऊपर हो ना तो एम्प्लॉयर वाले गिफ्ट क्या हो जाते हैं, टैक्सेबल। ये देखो 30, तो ये कितना हो गया, 330। इसे नाम क्या दे देते हैं हम, ग्रॉस सैलरी। इसमें से 16(1) की डिडक्शन दे दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितने रुपए, 50,000। तो ये कितना आएगा टैक्सेबल सैलरी, ये आएगा 280। मिस प्रिंट है, वहां गलती से पुरानी डिडक्शन पिछले साल 40 होती थी वो चली गई है, तो यहां पे आप करेक्शन कर लो, ये 280 बनेगा, ठीक। इस तरह से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 16 हो गया।